अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 58 स्टार्ट करते हैं जी। कैफ वन का जाग जाए। जीटा ट्रेडर्स आज भी कुछ नहीं कर सके, बहुत थोड़ा काम किया आज भी। क्वेश्चन नंबर 16, इसके ऊपर हमने बात तो शुरू कर दी थी, आप लोग ट्राई करके आए होंगे। हाथ खड़ा करें, किस किसने ट्राई किया। बहुत काम क्यों ट्राई करने का बोला है मैंने। मैं भी स्पोर्ट्स डे पे था, वापस आके मैंने भी अपना काम किया, फिर ही सुबह आया हूँ, वरना कैसे आता। हमें भी पढ़ के आना पड़ता है ना। अच्छा चले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ जीटा ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 19 इज अंडर प्रिपरेशन। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड इन दिस रिस्पेक्ट। ट्रेड रिसीवेबल्स 30 जून 19 25 लाख के हैं और प्रोविजन 4 लाख की है। मैंने इनके साथ अनएडजस्टेड कैरी डाउन लिखा था, याद है? ये परसों की बात है। नई चीज जो है वो मैंने सारी मिटा दी है, अभी तक नई चीजें मैंने मिटा दी हैं। पेज नंबर 176। अनएडजस्टेड इसलिए कहा कि आपके साथ ये एडजस्टमेंट्स डिस्कस की थी, ये ओरिजिनल भी लिख कर गया था मैं इन दो एडजस्टमेंट्स का, ठीक है ना। कि इन एडजस्टमेंट्स के अंदर हमारे करेक्शन करते हुए डेटर्स के बैलेंस को हिट लगी, प्रोविजन को हिट लगी, तो जो उन्होंने निकाले हुए थे इसका मतलब फिर वो तो गलत है ना, इसलिए मैंने को क्या कह दिया, अनएडजस्टेड। अब चार्जिंग पे लगा लो, लगा हुआ है दूसरे वाला। क्या हुआ जी? कहता है जी ट्रेड रिसीवर्स ये हैं और इट वाज नोटेड, पता लगा एन ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 250। ये बात हो गई थी वैसे परसों, लेकिन फिर अब पूरा सवाल चुके कर रहे हैं, ऐसे ही होना है। आज मैंने आपको एक 17 पास 17 होमवर्क में दे दिया, उसको डिस्कस भी थोड़ा सा कर दिया, लेकिन उसको आपने जैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर कल सारा सवाल जाहिर है मैंने सॉल्व भी करना है, ठीक है। आज मैंने इन्वेंट्री रिवाइज करने का सोचा था, लेकिन नहीं कर सके। वही बात, कुछ करते ही नहीं है हम लोग, रोज क्लास आया हो जाती है ना, थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, तो आज भी थोड़ा सा काम ही है बस। ये सवाल ये स्लो एन ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 2.5 लाख विच वाज रिटर्न ऑफ प्रीवियसली। 2.5 लाख की एंट्री क्या कर दी थी प्रीवियसली हमने? राइट ऑफ की एंट्री क्या सिखाई है? एक्चुअल बैड डेट्स राइट ऑफ करने की एंट्री हमने बनाई हुई है, प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट। असल में ये दो एंट्रीज से एक बनी है। दो एंट्रीज क्या थी? बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट डेटर क्रेडिट, फिर प्रोविजन डेबिट बैड डेट रिटर्न ऑफ क्रेडिट। तो मैंने कहा था इनको गायब कर दो, ये खाम में टाइम जाया होता है, ये अकाउंट बनाओ ही मत। और बैड डेट, एक्चुअल बैड डेट्स की एंट्री हमने क्या पक्की कर ली थी? प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट। और प्रोविजन को बढ़ाने की एंट्री मैंने कहा था प्रोविजन की नेचर क्रेडिट है। बढ़ाने का मतलब क्रेडिट चीज को बढ़ाना हो तो क्रेडिट करते हैं, तो प्रोविजन क्रेडिट बैड एक्सपेंस डेबिट, और अगर इसको कम करना होगा तो प्रोविजन डेबिट और बैड एक्सपेंस क्रेडिट। यही सिखाया हुआ है, ठीक है। अब दो एंट्रीज करके फिर बैड डेट को रिकॉर्ड करने के बजाय हम एक एंट्री करते हैं। तो एन ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 250 विच वाज रिटर्न ऑफ प्रीवियसली का मतलब हमने प्रीवियसली क्या एंट्री की थी? जब ये राइट ऑफ हुआ था तो हमने प्रीवियसली एंट्री की थी प्रोविजन डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट और डेटर्स क्रेडिट। ये एंट्री हमने कर दी थी पिछले किसी साल में 250 से, ओके। अच्छा, अब प्रीवियसली ये एंट्री की हुई थी हमने, ठीक है, और कुल वाला पढ़ दिया था ना, डेटर्स राइट ऑफ कर दिए थे। हमने कहा था भाई, हमने कहा था अब ये नहीं आने, राइट ऑफ कर दिए थे, और वो आ गया इस साल में। राज कहने लगा भाई हालात खराब है, मैं पैसे देना चाहता हूँ। आपने तो मुझे कहा था ना कि कभी नहीं देगा, मैं पैसे देने आया हूँ, इतने नहीं है मेरे पास, कुछ डिस्काउंट दे दो, ठीक है। पैसे देना चाहता हूँ लेकिन 250 नहीं है, कुछ डिस्काउंट दे दो। मैंने कहा अच्छा 20% तुम्हें छोड़ते हैं, तुम इतने अच्छे इंसान हो, तुम वापस आ गए हो पैसे देने, 20% छोड़ा तुम्हें, तो 2.5 लाख का 80% फिर वो देगा, यानी 2 लाख। 2.5 लाख का 20% कितना बनता है? 50,000। हमने कहा 50,000 तुम्हें छोड़ा, तो वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? आके सेटल कर रहा है अपना बैलेंस ड्यूरिंग द ईयर। बात समझे हो? हमने पिछले साल में राइट ऑफ कर दिया था 2.5 लाख से, वो इस साल आया, उसने कहा 50,000 माफ कर दो, 2 लाख रुपए मेरे पास हैं, ये ले लो और सेटल कर दो कहानी को, मेरे डेट को, मेरे बैलेंस को सेटल कर दो, कहानी खत्म कर दो। हमने कहा ठीक है, बात समझ आई? प्रीवियसली राइट ऑफ किया था, वो सेटल हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक है। तो फिर कितने पैसे उसने दिए हमें? 2 लाख। द अमाउंट रिसीव्ड वाज क्रेडिटेड टू, इसको बाद में पढ़ते हैं। पहली बात, एंट्री होती क्या है? कैश डेबिट। क्यों? क्योंकि प्रीवियसली डेटर राइट ऑफ जब हो जाए, जब उससे रिकवरी हो, तो हम उसकी एंट्री करते हैं कैश डेबिट बैड डेट रिकवरी इनकम। डेटर को दोबारा क्रेडिट नहीं करना होता, ठीक है ना। 2.5 लाख की कहानी खत्म हो गई है, अब तो हमें सिर्फ 2 लाख ही, पहले हमने कुल वाला पढ़ लिया था, ये 2.5 लाख का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया था, अब इस साल उसमें से 2 आ गए हैं तो हम 2 लाख की इनकम रिकॉर्ड कर लेते हैं, 50,000 का एक्सपेंस नेट में पड़ा रहेगा, ठीक है। अब ये 2.5 लाख जो है इसकी एंट्री की कैश डेबिट बैड रिकवरी इनकम क्रेडिट, ठीक हो गया। ये होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया?
द अमाउंट रिसीव, ये परसों डिस्कस हो चुकी है। द अमाउंट रिसीव वॉज क्रेडिटेड टू ट्रेड, यानी डेटर्स। ट्रेड रिसीवर उसने नाम रखा हुआ ना, तो वो ट्रेड रिसीवर्स कह रहा है, मैं आसानी के लिए डेटर कह रहा हूं, ठीक है। पर्चे में कोशिश करना रेक्टिफाइंग एंट्री में ट्रेड ही लिखना, ओके जी। तो होना चाहिए था कैश डेबिट बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट, वो कर गए गलती से कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। अब सही करना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट ए रेक्टिफाइंग एंट्रीज, ये आपके मेन पेज के ऊपर ये हेडिंग होगी पहले सफे पे, और आपके ये वर्किंग जीरो मैंने इसलिए कर दी थी पिछली क्लास में क्योंकि यहां पर कोई वर्किंग वन में पहले कर गया था, ठीक है ना। उसको वर्किंग टू कर लेते हैं, तो मैं आपके सवाल की वर्किंग वन नॉर्मल कर देता हूं। ओरिजिनल रॉन्ग वाली वर्किंग होती है, वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये वर्किंग वन है जिसमें मैं ओरिजिनल और रॉन्ग एंट्रीज पास कर रहा हूं, ठीक है। और आगे हम रेक्टिफाइंग एंट्रीज रिक्वायरमेंट वाले मेन सफे पे कर रहे हैं। तो कैश डेबिट डेटर बैड रिकवरी इनकम क्रेडिट होना था, कर गया कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। कैश डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करें। बैड रिकवरी इनकम क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, करें। डेटर गलत क्रेडिट हो गया, सही करने के लिए डेबिट कर दें। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? डेटर डेबिट और बैड डेट रिकवरी इनकम, ये अदर इनकम में जाती है। क्रेडिट कितने थे? 200 से। भाई एंड वालों जरा देख के बताओ, ये नजर आ रहा है? थोड़ा सा छोटा हो गया है, जरा सुन लें, अगले वाले में कोशिश करूंगा। और जी, ये डेटर्स डेबिट बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट, ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी, ठीक है जी। अब इसी को देखते हुए तो मैंने कहा था उसको कल आपके साथ जब बात हुई थी, तो यानी पिछली क्लास में, कि ये अनएडजस्टेड है। क्यों? क्योंकि देखो डेटर उन्होंने 25 लिखा हुआ है और नोटेड क्या है कि एक गलती हुई पड़ी है। तो जब हम गलती सही कहेंगे तो डेटर हिट हो रहा है, जब डेटर हिट हो रहा है तो फिर ये वाले डेटर सही नहीं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ऊपर बैलेंस जो है वो वही है, और इट वाज पता लगा, इट वाज नोटेड। दूसरी बात, एक परचेज रिटर्न थी 5 लाख की। यहीं रोक कर मुझे बताओ परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है? क्रेडिटर, बचपन में पढ़ी हुई एंट्री, क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये एंट्री होनी चाहिए थी। क्रेडिटर कल वाली मैंने यहीं लिखी रहनी, ठीक है ना, बाकी आज लिखते हैं। क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन वाज मिस्टेकनली डेबिटेड टू ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है यार। वैसे ना ट्रेड रिसीवेबल्स लिखना बेहतर है, पर मैं यहाँ पे आपके सानी के डेटर लिख रहा हूँ, लिख ही देता हूँ, क्योंकि उसने नाम ट्रेड रिसीवेबल यूज किया हुआ है ना, हमें भी वही करना चाहिए। ट्रेड रिसीवेबल मींस डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स डेबिट बैड रिकवरी इनकम क्रेडिट, वहां डेटर लिखा भी हुआ है, तो अब यहाँ पर सही तरीका, ठीक है। ले जी, अब वो गलती से डेबिट किसको कर गए? ट्रेड रिसीवेबल को, यानी क्रेडिट डेबिट करना था, गलती से डेटर डेबिट हो गया, लेकिन दूसरे एंड के बारे में खामोश है, तो वो सही, ठीक है। अब होना चाहिए था क्रेडिटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट, हो गया डेटर डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। तो सही करने के लिए क्रेडिटर जो डेबिट नहीं हुआ उसको डेबिट कर लो, वन ही चल रही है। क्रेडिटर डेबिट, इसको वैसे ट्रेड पेबल्स भी कह सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं है। और डेटर्स यानी ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट, कितने से? 5। ये दोनों एडजस्टमेंट्स मैंने आपको परसों करवा दी थी लास्ट क्लास में, ठीक है। फिर कल हम स्पोर्ट्स डे पे चले गए थे और फिर आज वापस आए हैं, तो ये मैंने जरा रिवाइज करवाया जी। किसी को मसला इन दो एडजस्टमेंट्स में? किसी को मसला? बेटा सबको समझ आ रही है? सबको? किसी को मसला तो नहीं है? हाइब्रिड ओके, क्वेश्चन तो नहीं है कोई? नहीं, अच्छा नेक्स्ट, ये तीसरा बुलेट, बुलेट 1, बुलेट 2, बुलेट 3, ठीक है। ये ट्रेड रिसीवर्स है, ये प्रोविजन है। और इट वाज नोटेड दैट बुलेट 3 इट वाज नोटेड दैट राणा साहब एंड बेटाज हैविंग बैलेंस ऑफ 80 ड्यू फॉर मोर देन 1 ईयर। राणा साहब और उनके बच्चों से 80,000 हमने लेना था, वो बैंक ने बैंकरप्ट, दिवालिया करार दे दिया, और इट्स बैलेंस नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ, यानी राइट ऑफ करना है। अब रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या सिखाई हुई है? हम एंट्री करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट, और रिटर्न ऑफ वाले डेटर्स क्रेडिट, ठीक है। कितने से जी? 80 से। ये होना चाहिए था। और नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ का मतलब ये नहीं हुआ, राइट ऑफ करना था, नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ करना था, नोट हुआ है कि ये राइट ऑफ करना था, मतलब उन्होंने किया कुछ नहीं, तो ये तो एरर ऑफ ओमिशन है ना, जो होना था वो नहीं हुआ, तो फिर कर ले, यही रेक्टिफाइंग एंट्री है। तो एडजस्टमेंट 1 ही चल रही है, 3 हो गया है, तो बोले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट, और बल्कि रेक्टिफाइंग एंट्री है, सही वाला लिख लें, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट। डेटर्स जरा आसान लगता है लिखते हुए, लेकिन चूंकि उसने लव्स ट्रेड रिसीवेबल यूज कर लिया ना, तो फिर हम भी मजबूरन वही कर रहे हैं, ठीक है। वैसे डेटर भी लिख दोगे तो कोई इतना ज्यादा
गुनाह की बात नहीं, लेकिन मशवरा यही है कि अगर उसने नाम ट्रेड रिसीवेबल यूज कर लिया है तो फिर हम भी वही यूज करें। ठीक है जी, बोले 80 से। जी प्यारे बच्चों, उसके बाद आती है बारी प्रोविजन की। ठीक है, और एडजस्टमेंट्स हो गई ना तीनों। ठीक है, तीनों बुलेट्स हो गए। अब वो कह रहा है ZT मेंटेन्स प्रोविजन, वो प्रोविजन मेंटेन करते हैं, तभी तो उन्होंने प्रोविजन का बैलेंस निकाल कर रखा हुआ है क्लोजिंग। लेकिन बच्चों आपने कुछ गलतियां सही की हैं, जिसमें डेटर्स डेबिट हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, मतलब जो उनके डेटर्स थे 25 लाख, उन्होंने उसके हिसाब से कोई प्रोविजन निकाली हुई थी, पता नहीं वो भी सही है या गलत। हमने अपने डेटर्स को सही करके सही प्रोविजन दोबारा निकालनी। ठीक है, तो जैसे आपको फिक्स एसेट के टॉपिक में सिखाया था, ये अनएडजस्टेड क्लोजिंग्स हैं, तो इनको रीओपन कर लेते हैं। तो वर्किंग 2 में हम एडजस्टेड ट्रेड रिसीवर्स का अकाउंट बना लेते हैं, एडजस्टेड डेटर्स, तो एडजस्टेड ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट, और जो सवाल में गिवन है वो फिर अनएडजस्टेड। क्यों अनएडजस्टेड है? एडजस्टमेंट में नजर आ रहा है कि इन्होंने हिट होना है, तो जो बैलेंस उन्होंने निकाला हुआ था बाद में उन्होंने नोट किया कि ये मसले हैं, तो फिर वो बैलेंस सही नहीं है। ठीक है, तो अनएडजस्टेड कैरी डाउन 2500, ऊपर लिखना ₹1000, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब और प्रोविजन ये भी अब गलत है। अगर डेटर गलत हो गए हैं तो उन्होंने तो उसी 2500 के डेटर्स के साथ प्रोविजन निकाली होगी, अब डेटर्स चेंज तो फिर प्रोविजन भी चेंज। ठीक है, तो वर्किंग नंबर 3 प्रोविजन फॉर डाउटफुल, एडजस्टेड लिख लें जी, एडजस्टेड लिख लें, एडजस्टेड प्रोविजन फॉर डीडेट्स का अकाउंट। अच्छा जी, तो क्रेडिट बैलेंस है ना, तो अनएडजस्टेड कैरी डाउन जब रीओपन करेंगे तो 400 क्रेडिट साइड। ठीक है, देखें आई कैप जब प्रोविजन टेस्ट करेगा करेक्शन में, तो दो ही तरह से वो टेस्ट हो सकती है। एक परसों वाली क्लास में आपको करवाई, जिसमें अनएडजस्टेड बैलेंसेस गिवन नहीं थे, लेकिन हमने क्या किया था, हमने डेटर्स के इंपैक्ट से प्रोविजन को, ये प्रोविजन पे इंपैक्ट ले लिया था। जैसे जैसे एसेट्स के साथ डेप्शन को करते थे वैसे ही किया। ने कहा जी डेटर कम हो रहे हैं तो प्रोविजन भी कम कर लो, डेटर बढ़ रहे हैं तो प्रोविजन भी बढ़ा लो। नेट में हमने एक ही एंट्री कर ली थी। तो एक तरीका तो ये है सवाल का कि वो डेटर्स प्रोविजन का क्लोजिंग ना दे, गलत वाला। तो ऐसी सूरत में हम रेक्टिफाइंग एंट्रीज में डेटर्स के इंपैक्ट से प्रोविजन के ऊपर इंपैक्ट निकालेंगे अगर वो प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि वो बैलेंसेस बता दे अनएडजस्टेड, ऐसी सूरत में हम बैलेंसेस को एडजस्ट करेंगे, सही वाला सवाल करके ना सही वाला आंसर निकाल लेंगे। कैसे? अभी हम ये एडजस्टमेंट्स करके इस डेटर को सही करेंगे, इस सही वाले डेटर्स के हिसाब से सही प्रोविजन निकालेंगे। ठीक है ना। अब प्रोविजन जब क्लोजिंग बनाएंगे एडजस्टेड, तो वो 400 से कम होकर 300 भी हो सकती है, तो प्रोविजन कम कर लेंगे। 400 से बढ़ के 500 भी हो सकती है, तो प्रोविजन बढ़ा लेंगे। तो ये दो तरीके हैं, समझ आया? एक ये बैलेंसेस ना दे गलत वाले, तो हम डेटर्स के इंपैक्ट से डायरेक्ट प्रोविजन का इंपैक्ट निकालेंगे। दूसरा गलत बैलेंसेस दे दे तो हम बैलेंस को सही करके सही वाला सवाल कर लेंगे, तब भी हमारा आंसर वैसे ही निकलेगा। ठीक है, चेक करते हैं। रेक्टिफाइंग एंट्रीज में देखें तो ट्रेड रिसीवेबल 200 से डेबिट हो रहा है। ठीक है, और इसको क्यों छेड़ दिया, चलो 200 डेबिट, और उसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट 1 लिख दो, बैड डेट रिकवरी इनकम लिख दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, बैड डेट रिकवरी इनकम कुछ भी लिख दो। अच्छा, और ये बैड रिकवरी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम, वो अभी हम नहीं बना रहे, शायद रिक्वायरमेंट 2 में इसकी जरूरत पड़े। फिलहाल हम प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं बना रहे। करेक्टिंग एंट्री कर दी हमने, अब सिर्फ प्रोविजन का इंपैक्ट निकालना। तो डेटर्स और प्रोविजन ये दो बैलेंस शीट आइटम्स है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज बैलेंस शीट आइटम, उसमें से जो बैड एक्सपेंस निकलता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। बात समझ रहे हैं ना? जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्शन इज बैलेंस शीट आइटम, कॉन्ट्रा एसेट तो वो बैलेंस शीट आइटम था, डेप्शन एक्सपेंस उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर निकलती थी। ऐसे ही है डेटर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट उसका कॉन्ट्रा। ठीक है, ये दोनों बैलेंस शीट आइटम्स हैं। इनमें से जागते जागते सुनिए हम बैड डेट एक्सपेंस निकालेंगे। ठीक है, ओके चले अगला। क्रेडिटर डेबिट, क्रेडिटर हम बना नहीं रहे। ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट, यहां पे 500 लिखकर एडजस्टमेंट 1 लिख लो, क्रेडिटर्स लिख लो, आपकी मर्जी है, नो इश्यू एट ऑल। ये कौन सा रिक्वायरमेंट तो ये तो हम अपनी वर्किंग कर रहे हैं ताकि प्रोविजन की एडजस्टमेंट निकल आए। तीसरी एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट और ट्रेड, ये दोनों बैलेंस शीट आइटम है। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट। यहां पर बहरहाल हमने क्या लिखना है, बैड डेट। बेटा देखो ये वही एंट्री हुई है, अगर आप गौर करो तो, जो हमने कहा हुआ था कि बैड डेट की एंट्री होनी चाहिए। क्या कह रहा था? एक बैड डेट है, टू बी रिटर्न ऑफ है, राइट ऑफ करना है, तो कर दिया। देखो प्रोविजन की एंट्री यही सीखी थी, प्रोविजन बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री यही सीखी थी, प्रोविजन डेबिट डेटर, दो एंट्री से एक बनाया हुआ है ना, बैड रिटर्न ऑफ डेबिट डेटर क्रेडिट, फिर बैड रिटर्न ऑफ क्रेडिट और प्रोविजन डेबिट। तो हमने कहा था बैड डेट को छोड़ो, ये एंट्री है प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट, हो गई एंट्री, डन। अब गलतियां सही हो गई। एडजस्टेड
कैरी डाउन, बैलेंसिंग कितना निकला देखा जी बच्चे? क्या तो फिर कोई और एडजस्टमेंट होती है ना? नहीं बिल्कुल, राणा एंड सन हैविंग बैलेंस ऑफ 80,000 ड्यू फॉर मोर देन हैज बीन डिक्लेयर्ड व्हाट, तो बस फिर भी राइट ऑफ करते, को और मार भी तो सकता है, मुल्क छोड़ के भाग भी तो सकता है। हाँ सही बात है, सिर्फ बैंकरप्सी इज नॉट एक्चुअल बैड डेट्स, वो कई सारी चीजें हैं, वो रीजन बता दी उसने, गलती होगी उससे ना हो तो भी क्या लिखा हो रिटर्न ऑफ, तो मतलब किसी भी वजह से वो राइट ऑफ कर रहे हैं, ये उसने वजह बता दी, ये वजह को निकाल के राणा एंड सन हैविंग बैलेंस ऑफ 80,000 ड्यू फॉर मोर देन 1 ईयर नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ, दैट्स इट, राइट ऑफ करो। अब उसने रीजन नहीं बताई तब भी करो, वो कह रहा है राइट ऑफ करो, कोई वजह होगी, मार गया होगा, भाग गया होगा, बैंकरप्ट हो गया होगा, कुछ भी हो में से क्या, ठीक है। अच्छा जी, मैं क्या कह रहा था, मैंने कहा था देखा, सारा मेरा फ्लो ही तोड़ दिया, देखा 2500 से डेटर्स 2120 पे आ गए, तो फिर प्रोविजन बदलेगी नहीं बदलेगी? तो इसका मतलब हम प्रोविजन दोबारा निकालते हैं, जैसे सिखाया था आपको, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग प्रोविजन, कैलकुलेशन ऑफ, उन्होंने किया होगा ये काम, लेकिन उन्होंने पुराने बैलेंस के हिसाब से निकाला था, हम दोबारा सही वाले बैलेंस को लेकर आते हैं, ठीक है। क्या सिखाया था आपको, आपने यहां पर डेटर्स का क्लोजिंग लेना है, ठीक है, लेकिन याद रखना हमेशा अगर कोई एडजस्टमेंट्स हो तो यहां पर एडजस्टेड कैरी डाउन लेना है हमेशा आपने, एडजस्टमेंट के बाद वाला, पहले वाला नहीं, ठीक है। कितना 21, ये बैलेंस, ठीक है। अब इस पे हम देखेंगे स्पेसिफिक जनरल वगैरह, जब मैंने कहा था जब स्पेसिफिक प्रोविजन आया तो फिर इस तरह से टेबल बनाया करो, ठीक है। परसेंटेज प्रोविजन की आएगी और रुपीस। अब प्रोविजन वाली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, वो कहने लगा ZT मेंटेन्स प्रोविजन, अच्छा एट 25% ऑफ द बैलेंस इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months, जो 6 महीने से पुराने हो गए हैं ज्यादा, वो 25% उनके ऊपर शक है। देखें ये एज एनालिसिस कहलाता है, आपका डेटर जितना पुराना होता जाए आपको उतना शक बढ़ता जाता है उस पर, ठीक है ना। आपका डेटर जितना पुराना होता जाएगा आपको उतना शक ज्यादा बढ़ता जाएगा कि अब ये पैसे शायद ना आए, इसको एज एनालिसिस कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो मोर देन 6 months आउटस्टैंडिंग है उन पे हमने 25% लगाना है, और 30 जून 19 पे सच बैलेंसेज आर एग्रीगेटेड एट 6 लाख, 30 जून 19 पे ऐसे बैलेंसेज जो 6 महीने से ज्यादा पुराने हैं वो क्या है 6 लाख के हैं, और बाकियों पर 5%, वो 6 महीने से कम वाले होंगे। अच्छा अब क्वेश्चन इज, राणा साहब तो साल से भी पुराने हो गए हैं, तो क्या वो इसमें शामिल है? अब ये क्वेश्चन अगर साइलेंट होता तो आपको असम्पशन लेनी पड़ती कोई ना कोई, लेकिन साइलेंट नहीं है। वो क्या कह रहा है, ये 6 लाख जो 6 महीने से पुराने हैं इसमें राणा साहब का बैलेंस नहीं है। खुदा ना खास्ता सवाल को बदलने जा, जो सवाल जहां बदल सकता है ना बेटा मैं खुद बदल दिया करता हूं, वरना जैसे आप लोग बदलते हैं ना सवाल, आपके अगर ये होता तो वो सवाल बदल जाता है, फिर उसका डाटा बदलेगा, सारा कुछ बदलेगा, ठीक है। अगर यहां पे लिखा हो एक्सक्लूडिंग की बजाय इंक्लूडिंग, तो फिर हमें क्या करना पड़े, हमें 600 में से 80 माइनस करके 520% प्रोविजन लगानी, क्योंकि अभी तो वैसे भी हमने 80 को डेटर में से क्रेडिट कर दिया है, 21-20 तक आते आते 80 उसमें पड़ा ही नहीं है। तो अगर वो यूं लिख देता ना इंक्लूडिंग राणा साहब वाला बैलेंस, तो 600 में से राणा साहब वाला बैलेंस निकालते हैं हम, क्योंकि वो तो राइट ऑफ ही हो गया, उसकी कौन सी प्रोविजन, वो तो गया, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये टेस्ट वाले के सवाल में हो जाएगा या आईकैप में हो जाएगा, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल तो उन्होंने कहा है 600 का बैलेंस ऐसा है जो 6 महीने से ज्यादा पुराना है, उस पर 25% लगाओ और बाकियों पर 5%, तो इतना ही सिंपल था ये। लेस स्पेसिफिक प्रोविजन क्रिएट करनी है ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस पर, और वो बैलेंस टोटल कितना है 600, इस पूरे बैलेंस को माइनस करो, इस पे लगाना है 25%, 1 अगे 50, अच्छा ठीक हो गया। जो रिमेनिंग है वो कितना है 1520 पर 5% लगाएं और टोटल हो गया 226। अब देखो प्रोविजन उन्होंने 400 निकाली थी, हमारी 226 आ गई, प्रोविजन कम हो गई है। तो बैड डेट को इग्नोर करके जरा बात करो, अगर बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री इधर ना पड़ी होती तो सिंपल क्या होता, प्रोविजन कम हो रही है, प्रोविजन कम करना तो प्रोविजन की नेचर क्रेडिट है, ठीक है ना। वैसे तो मैंने आपको कहा है एक एंट्री याद रखा करो, वो कौन सी, प्रोविजन बढ़ाने की एंट्री, प्रोविजन की नेचर क्रेडिट है तो बढ़ाने पर क्रेडिट करना है, तो बैड एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, और उलट एंट्री रिवर्सल की, प्रोविजन डेबिट बैड एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस कम रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस। लेकिन यहां से भी समझ आ जाता बड़ी आसानी से, 400 से प्रोविजन कम होकर 226 पे आ गई, प्रोविजन कम हुई, क्रेडिट नेचर की कम करने के लिए क्या कहते हैं डेबिट, तो प्रोविजन डेबिट और बैड एक्सपेंस क्रेडिट। लेकिन बच्चों ये सारी बातें तब है जब हम डायरेक्ट इंपैक्ट निकाल रहे हो, यहां पर हमें ये सोचने की कोई जरूरत नहीं है। लेजर बन गया ना, बैलेंसिंग फिगर अगर इस तरफ आएगी तो प्रोविजन क्रेडिट बैड एक्सपेंस डेबिट चार्जिंग हो रही है, बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आ गई तो प्रोविजन डेबिट बैड एक्सपेंस क्रेडिट रिवर्सल हो रहा है,
तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लेके आओ इस क्लोजिंग को, एडजस्टेड कैरी डाउन को लेकर आओ वर्किंग 4 से, कितना है बेटे, डालकर भी इस तरह बैलेंस नहीं आया, कोई बात नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। हमारी बैलेंसिंग फिगर हमें लेजर में तो एंट्री सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो लेजर ही बता देता कि किस तरफ एंट्री जानी है। बताएं जी 94, ये क्या है, इस लेजर में से आपने बैड डेट एक्सपेंस बैलेंसिंग निकाला करना है, यही सिखाया था। अब इसकी एंट्री क्या पड़ रही है, प्रोविजन डेबिट, ये पॉइंट 1 ही चल रहा है अभी तक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस रिवर्सल हो गया, एक्सपेंस कम हुआ है, एक्सपेंस को कम, जो डेटर सही की है, प्रोविजन कैलकुलेट की, प्रोविजन उन्होंने ज्यादा निकाली हुई थी, हमने फिर कम करनी है, तो एक्सपेंस ज्यादा रिकॉर्ड हो गया होगा ना उनसे गलती से, तो वो कम कर देंगे, ठीक है। कितने से 94, ठीक हो गया बच्चों। चल, तो पता ये चला कि प्रोविजन दो तरह से टेस्ट हो सकती है। अगर वो सवाल में अनएडजस्टेड बैलेंसेस नहीं देगा तो हम डेटर के इंपैक्ट से प्रोविजन का इंपैक्ट निकाल लेंगे और प्रोविजन की एंट्री करेंगे। प्रोविजन बढ़ानी है तो प्रोविजन क्रेडिट, बैड एक्सपेंस डेबिट, कम करनी है तो प्रोविजन नेचर क्रेडिट है ना, तो डेबिट और बैड एक्सपेंस क्रेडिट। एक तरीका ये है प्रोविजन के एडजस्टमेंट टेस्ट करने का। उसका दूसरा ये है गलत बैलेंसेस दे सवाल में, गलत बैलेंसेस देगा तो हम सही वाले बैलेंसेस निकालेंगे, सही वाले बैलेंसेस की प्रोविजन निकालेंगे और लेजर से पता लग जाएगा एक्सपेंस चार्ज होना है या रिवर्स। ये दोनों चीजें हैं, एक तस्वीर उधर एक तस्वीर इधर, आमिर भाई, मतलब एक दफा उधर होके एक दफा इधर, ताकि दोनों में कंपैरिजन आ जाए। ये दो, तीसरा कोई तरीका है नहीं मेरे ख्याल से, होगा तो वो भी आप इंशाल्लाह कर लेंगे जी। AC 23 पे करवा दें, ये भी ठीक है जी बच्चों, समझ आई है। ये दो तरीके हैं, कोई तीसरा आ जाएगा तो वो भी आप इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे, लेकिन दो ही होंगे, या तो बैलेंस दे देगा या नहीं देगा। बैलेंस नहीं देगा तो डायरेक्ट, बैलेंस दे देगा तो जिस तरह सिखाया वो करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में प्रोविजन डिस्कस हो गई। अब इंशाल्लाह अब इसमें मारनी पड़ेगी, अल्लाह ने चाहा। चले आगे। वाह, 12 प्रो मैक्स ले लिया कल कमेंट्री करके तुमने, बड़ी फजूल कमेंट्री की तुमने। वैसे नहीं, कमेंट्री अच्छी कर रहा था, बस थोड़ा सा पता नहीं क्यों डरा डरा सा था ये बच्चा, कॉन्फिडेंट नहीं है। पहले इंटरनेशनल कर। अच्छा जी, पॉइंट 2 की तरफ चलते हैं। पॉइंट 2 से पहले इन्वेंट्री की थोड़ी सी रिवीजन साथ साथ स्टार्ट करें। फुल फ्लाई रिवीजन इंशाल्लाह कल होगी, लेकिन इन्वेंट्री में एबनॉर्मल लॉस की रिवीजन हमने कर ली है, ठीक है। ओके, ये सफा मैंने इसीलिए रखा हुआ है, किसी वक्त जरूरत पड़े तो। छोड़े इन्वेंट्री के एबनॉर्मल लॉस को, फिक्स एसेट के एबनॉर्मल लॉस याद है, एबनॉर्मल वे ऑफ डिस्पोजल, डिस्पोजल थ्रू डिस्ट्रक्शन, याद नहीं है? नहीं याद, डिस्पोजल थ्रू डिस्ट्रक्शन आप लोगों को नहीं याद? क्यों नहीं याद है बच्चों? देखें जी, डिस्पोजल थ्रू डिस्ट्रक्शन में मैंने आपको बताया था कोई फर्क नहीं है दूसरे डिस्पोजल से, सिवाय इसके कि अगर इंश्योरेंस वाले उसी वक्त पैसे ना दें, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल आ जाता है, बाकी तो कुछ भी नहीं था। याद आया? यानी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट भी उसी तरह से होता है, और एसेट अकाउंट क्रेडिट भी, फिक्स एसेट जो जला होता है, जो धंसा होता है जमीन में, जो सैलाब की नजर हो जाता है, बहा होता है, यानी जिस भी तरीके से वो डिस्पोजल हुआ बिजनेस से निकल गया, ठीक है ना, तो फिक्स एसेट क्रेडिट। और जिस दिन ये एबनॉर्मल वे से डिस्पोज हुआ उस दिन तक की डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेशन में डेबिट। अगर इंश्योरेंस वालों ने पैसे दे दिए हैं तो कैश ही डेबिट, और अगर उन्होंने पैसे अभी नहीं दिए हैं, कुछ दिन में देने का वादा किया, तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट, ठीक है। और नॉर्मली लॉस, वैसे चलो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे 250 का हमारा एसेट था और 70 रुपए ये डेप्रिशिएट हो चुका था, और इस दिन आग लगी, जल गया। हम इंश्योरेंस वालों के पास गए, रोते रोते उन्होंने कहा कैश पकड़ा देंगे या कहेंगे ले जाना, फिर दोनों सूरतों में मैंने स्लैश डाली हुई है, ठीक है। उन्होंने कहा कि अच्छा यार, आपका जो एसेट है वो हम कह रहे हैं उनको 180 का, बट ठीक है ना, हमारे हिसाब से 150 रुपए का, नहीं इसको थोड़ा और कम करें, हमारे हिसाब से 140 का, ये आपका नुकसान, ये पकड़ो 140, जाओ यार, बस यही है, ठीक है, हमने असेसमेंट की है, इतना ही लॉस बनता है, तो फिर 40 रुपए का। एक बात आप लोगों को मैंने बताई थी कि इंश्योरेंस वाले इतने पैसे कभी नहीं देंगे आपको कि गेन ही आ जाए। मैक्सिमम क्या होगा कि आपको 180 रुपए दे देते और लॉस 0 हो जाता, वरना तो आप जिस फैक्ट्री के पास से गुजरते आपको आग लगी नजर आती है अक्सर। बात ऐसी की भी थी मैंने। आप पूछते क्या हो रहा है, तो कहते डिस्पोजल हो रहा है, गेन आना है, वैसे तो बिक के एसेट ने पैसे देने नहीं थे। अच्छा, कभी सवाल में ऐसा डाटा आ जाए कि नॉर्मल लॉस
हो, एबनॉर्मल डिस्ट्रक्शन हो, ये एबनॉर्मल वे ऑफ डिस्पोजल हो, और फिर भी गेन आ रहा हो, तो सवाल ही गले ना पड़ जाना। कभी कभी डाटा ऐसा आ जाता है कि गेन आ जाए, लेकिन मैं वैसे आपको एक लॉजिकल कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ। इतने पैसे इंश्योरेंस वाले नहीं देंगे गेन ही आ जाए, मैक्सिमम आपका लॉस जीरो कर देंगे। खैर, डाटा के हिसाब से हम तो चलते हैं। बहरहाल ये एंट्री हमने किस चीज की है जी? अगर एसिड एबनॉर्मल वे में डिस्पोज हो जाए, ये पढ़ा हुआ था। अब याद आ गया बच्चों, कमजोर आपसे वालों? अच्छा, अगली बात, इन्वेंट्री भी जल सकती है, चोरी हो सकती है, सैलाब में बह सकती है, जमीन में धंस सकती है, ज़लज़ला है तो। अच्छा, तो अब सबसे पहली चीज यहां पर आएगी वो है अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ऐसा ही है? कर नहीं हो अल्लाह के बंदो, इन्वेंट्री पढ़ के नहीं आया ये टू, खुदा का खौफ करो। स्टॉक जो है, इन्वेंट्री जो है, वो डेप्रीशिएबल एसिड नहीं है, यानी कि ये तो होगा ही नहीं। इसको मैंने लिखकर काट दिया, ये होगा ही नहीं। ठीक है जी, ये इट इज नॉट पॉसिबल कि इन्वेंट्री में कम्युलेशन हो। बाकी सारी एंट्री सेम है, बिल्कुल सेम है, बस ये देख लो फिक्स एसिड नहीं, इन्वेंट्री जली है। ठीक है, तो इन्वेंट्री क्रेडिट और कैश इंश्योरेंस वाले या दे देंगे या देने का वादा कर लेंगे, बिल्कुल सेम। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा, और बाकी बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी, लॉस वाली। नॉर्मली यहां पर भी वही रूल लगता है। अब ये हमारे सवाल के ऊपर अप्लाई नहीं करते फिलहाल, हमारे सवाल के अंदर मैं अलग से आके बताता हूं। ठीक है, यहां पर भी मैं ना ऐसे ही को ज्यूम कर लेता हूं फिगर्स। हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट थी 150 रुपए, ठीक है, जल गई। इंश्योरेंस वालों के पास गए, उन्होंने कहा ये लो 130 रुपए, तो 20 रुपए का, यानी अगर वो कुछ ना देते, हमने इंश्योरेंस ना कराई थी, तो हमारा 150 का 150 नुकसान था, लेकिन कुछ नुकसान उन्होंने भर दिया, बाकी हमारा नुकसान। ठीक है, इसको कहते हैं एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री। ये यहां इसलिए लिखा क्योंकि इंशाल्लाह एनपीओ के टॉपिक में जाके मिस अप्रोप्रिएशन भी देखेंगे, कैश की, कैश का भी अब नॉर्मल लॉस होता है, अकाउंटेंट लेकर निकल जाता है। मिस अप्रोप्रिएशन वो भी अब नॉर्मल लॉस है, उसके अंदर भी एंट्री सेम होनी है, सिर्फ आपको पता है कैश की कंडक्शन नहीं होती, बाकी सारी एंट्री वहां भी सेम। जाने वाला एसेट कैश होगा तो क्रेडिट कैश कर देंगे, तो ये तीसरी एंट्री यहां पर आएगी अभी इंशाल्लाह। फिलहाल ये दो ही हैं, इससे गुजारा करें। अब ये हमने पढ़ा एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इंशाल्लाह कल रिवीजन फुल फ्लैश शुरू होनी है, जिसके अंदर हम उम्मीद तो है पीरियोडिक परपेचुअल की बात शुरू कर लेंगे। आप लोगों ने इंट्रो के अंदर इन्वेंट्रीज पढ़ा हुआ है, मैं जितना जरूरत है वो रिवाइज कराऊंगा, लेकिन मुझे मेरे अंदाज में कल का पूरा लेक्चर और परसों का भी आधा लेक्चर इस पे लग ही जाता होता है नॉर्मली, 1.5 को लेक्चर अभी लगेगा इन्वेंट्री में। तो वहां मैं आपको समझाऊंगा पीरियोडिक और परपेचुअल सिस्टम। सिर्फ इतनी सी बात तो आपको याद ही होगी, जिनको नहीं ना पता, कभी जिन्होंने इन्वेंट्री नाम ही नहीं सुना, उनको फिर जाहिर है कल पढ़ाऊंगा जब तो वो रिवाइज हो जाएगा उनका। लेकिन मेरे ख्याल में तकरीबन सब बच्चों ने इन्वेंट्री पे टॉपिक कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। रिवाइज तो मैंने, किस किसने आज तक देखा ही नहीं, उसका नाम ही नहीं सुना, वो हाथ खड़ा करे, निकल जाए क्लास से ये 2-3 बच्चे। कोई बात नहीं बच्चों, आप लोगों को भी समझ आ जाएगी। फिलहाल सिर्फ इतनी सी बात, पीरियोडिक सिस्टम में हम परचेजेस का अकाउंट बनाते हैं, परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री का अकाउंट बनाते हैं। इतना तो पता ही है ना, जिन्होंने इन्वेंट्री का टॉपिक पढ़ा हुआ है उनको इतना तो पता ही है ना। तो अब हमारे सवाल हमारे इधर नहीं है, सॉरी, हमारे सवाल में अगर आप देखें तो आखिरी लैंड में लिखा हुआ था उन्होंने ZT यूजेज पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड। इसका मतलब के इसका मतलब कहता है कि परपेचुअल नहीं है। हाँ नहीं, अच्छा आपने कहा परचेजेस, हाँ, इसका मतलब परचेजेस का अकाउंट हम बनाते हैं। बाकी मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा कल आपको, पूरी अंग्रेजी उर्दू में लिखवाऊंगा इस सारे कॉन्सेप्ट की। ठीक है, फिर परचेजेस का अकाउंट बनता है, और इन्वेंट्री फिजिकल काउंट से हम ईयर एंड पे लेते हैं। सारी बातें हम सीखेंगे, लिखेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना सब मुझे बता दो, ये याद रह जाएगा कि हम एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है आज के दिन के लिए। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हो तो परचेजेस का अकाउंट बनता है। ठीक है, तो फिर जब अकाउंट परचेजेस का बन रहा होगा तो यही एंट्री इन्वेंट्री की बजाय परचेजेस के साथ करनी है। ठीक है ना, दो अलग अलग सिस्टम है। तो अगर इन्वेंट्री लॉस हुआ और आपने एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री की एंट्री करनी है भाईजान, अगर आपने एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री की एंट्री करनी है और आप पीरियोडिक सिस्टम यूज कर रहे हैं, लिख रहे थे मोबाइल पे कुछ लिख रहे थे, हाँ? मोबाइल पे लिख रहे थे, बुक पे लिख रहे थे, अच्छा चले। मैं कह रहा हूं अगर आपने एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री की एंट्री करनी है और यूज कर रहे हैं आप पीरियोडिक सिस्टम, तो फिर क्रेडिट परचेजेस को करना। और अगर आप यूज कर रहे हो परपेचुअल सिस्टम तो क्रेडिट इन्वेंट्री करना। ये जब मैं कल आपको दोनों सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, तो हर एंट्री इसी तरह से होगी। ड्राइंग्स की एंट्री इन द फॉर्म ऑफ गुड्स हुआ करती थी, बच्चों ने आपने पढ़ा हुआ है, एंट्री होती है ड्राइंग्स डेबिट परचेजेस क्रेडिट। अगर परपेचुअल सिस्टम हो तो ये एंट्री होती है ड्राइंग्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। तो ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ इतनी सी बात कि अगर एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री की एंट्री करनी है और आप यूज करें पीरियोडिक सिस्टम, तो क्रेडिट किसको करेंगे? परचेज को, क्योंकि इन्वेंट्री का लेजर नहीं बनता, परचेजेस का लेजर बनता है। और अगर परपेचुअल होगा, जब होगा तो तब देखेंगे। अब आओ अपने सवाल की तरफ।
अच्छा जी, जरा इस एडजस्टमेंट को पढ़ें। A check dated 25 जून for 150 was received from an insurance company. The check was received in settlement of an inventory loss claim. हमने क्लेम किया था इन्वेंट्री लॉस का, उसके अगेंस्ट हमें 150 का चेक रिसीव हुआ। चेक रिसीव हो गया यानी बैंक डेबिट हो गया। ठीक है, बैंक डेबिट हो गया। ओके, अभी नोट ना कर लेना, मैंने कुछ ब्लैक किया हुआ है। अच्छा, द चेक वाज रिसीव्ड इन सेटलमेंट ऑफ एन इन्वेंट्री लॉस क्लेम। एक्चुअल इन्वेंट्री लॉस वाज डिटरमिन्ड इन्वेंट्री क्रेडिट से परचेजेस, क्योंकि सिस्टम पीरियोडिक यूज हो रहा है तो परचेजेस। हमारी गुड्स कितने की थी और उसके अगेंस्ट हमें मिला कितना, तो बाकी का। ये बात समझ आती है अब? 30 रुपीज ये एंट्री होनी चाहिए थी। अब ये लिखिएगा मत प्लीज, मैं बता रहा हूं, अपनी जिम्मेदारी पे लिख रहा हूं ओरिजिनल एंट्री। ठीक है जी, तो मैं रेड मार्कर निकालने लगा था, यहां से रेड मार्कर लॉस जी। ठीक है, अच्छा अब ये एंट्री होनी चाहिए थी ओरिजिनल। ठीक है, क्या हुआ अभी उसको भी छुपा के रखो, जो नहीं हुआ अभी उसको छुपा के रखो। अच्छा जी, ये एंट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, अच्छा अब अगली बात सुनो। बचपन से आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, आपको पहले दिनों में ये बताया जाता है कि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। यानी जब बिजनेस शुरू करते हैं तो शुरू में ही आप एक अकाउंट बिजनेस के नाम से अलग खुलवा लेते हैं। ठीक है, ओनर का पर्सनल अकाउंट अपना होता है, बिजनेस का अकाउंट अपना होता है। ये जितनी भी आज तक आपने ट्रांजैक्शंस की जिनमें आप कहते हैं बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट, पैसे निकले जी का बैंक डेबिट, डेटर क्रेडिट, क्रेडिटर डेबिट, बैंक क्रेडिट, बैंक डेबिट, बैंक क्रेडिट, बैंक डेबिट, बैंक क्रेडिट, इसका मतलब क्या होता है? बिजनेस का बैंक अकाउंट। मतलब क्या होता है जी? बिजनेस का, यानी जो पैसे बिजनेस के अकाउंट में आए या जो पैसे बिजनेस के अकाउंट से निकले उसको हम कहते हैं बैंक डेबिट। ठीक है, चेक ऑफ 25 for 1.5 लाख was received from an insurance company. अगली गल चेक करो, and deposited by owner in his personal account. गलती कर गए, कोई गलती नहीं है भाई, उसका अपना बिजनेस है, वो पैसे निकाल सकता है, हम सिर्फ उसको रिकॉर्डिंग की मार देंगे। हमने बचपन में एक बात सीखी हुई है, ओनर से जो भी बिजनेस में आए हम उसको कैपिटल कहते हैं, और जो भी बिजनेस से निकल कर ओनर की तरफ चला जाए उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। ये पैसे बिजनेस के बैंक अकाउंट में नहीं आए, ओनर ये ऐसे ही है, उसको पैसे चाहिए, मिसाल के तौर पर पैसे चाहिए, मैं यहां बैंक लिख दूं और वो कहे ये 1.5 लाख तो मुझे दो, तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट। वो ये काम नहीं किया उन्होंने, डायरेक्ट ही क्या किया उसने कहा यार ये मेरे अकाउंट में जमा करवा दो, मुझे जरूरत है। तो फिर हम क्या कहेंगे? हम इसको बैंक में डेबिट कह सकते हैं। जब बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे आए नहीं तो बैंक कैसे डेबिट हो गया? तो फिर हम क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स डेबिट। ठीक है ना, यानी आप दो एंट्रीज करके फिर उसको मतलब यूं कहना चाहें तो कह लें जी कि बैंक डेबिट हुआ 150 से, परचेजेस क्रेडिट हुई 180 से, उसने कहा यार ये पैसे मुझे दे दो, ड्रॉइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट, ये पैसे उसने निकाल लिए। अब अल्टीमेटली हुआ क्या? बैंक डेबिट हुआ, बैंक क्रेडिट हुआ। ये काम असल होता ऐसे होना चाहिए था, पहले बैंक में पैसे आते फिर यहां से निकालता, लेकिन उसने क्या किया? डायरेक्ट उन्होंने कहा यार ये पैसे मेरे अकाउंट में करा दो। अब भाई वो मालिक है, भाई मर्जी है उसकी। अब अकाउंटेंट का या एडमिन का क्या है या मजाल क्या है कि वो कहकर नहीं साहब जी ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हो गया यार, मेरे पैसे में काट लेने, ड्राइंग लिख लो, आप रिकॉर्डिंग करो, मसला क्या है? बात समझे हो? तो फिर एंट्री क्या बच गई? ड्राइंग्स डेबिट, ये लॉस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। ये मैंने एंट्री इस तरह से कर दी है। ठीक है, ये मैंने छुपा लिया था ब्लैक वाला। ओके, और सही है ना? असल में लॉस की एंट्री जो होती है वो पहले आपको समझा दी, पर मसला ये हुआ कि पैसे बिजनेस के अकाउंट में आने की बजाय ओनर के पर्सनल अकाउंट में चले गए, तो एंट्री क्या होगी? क्लियर? चलें आगे, यहां तक कोई मसला? हाइब्रिड 1 हाइब्रिड 2 कोई मसला बेटा? चलें आगे। ओके, आप देखते हैं उन्होंने क्या चांद चढ़ाया। नो एंट्रीज हैव बीन मेड फॉर लॉस ऑफ इन्वेंटरी। यार ये बड़ा अच्छा काम होता है, कुछ भी ना करो, जो होना था वो ना करो, वो हम खुद सही कर लेते हैं। मसला तब आता है जब वो गलती को अक्सर सही करने की तरफ चल पड़ता है, गलती को सही करते हुए डबल गलती कर देता है। खैर छोड़ो, हमें क्या होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, एरर ऑफ ओमिशन है, तो फिर ये कर दें। एडजस्टमेंट नंबर 2 है ड्रॉइंग्स डेबिट 150 से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस एक डेबिट करें, बैलेंसिंग फिगर निकाली थी माना, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। 30 और इन्वेंट्री या परचेजेस, पीरियोडिक सिस्टम है तो परचेजेस, अगर यही परपेचुअल सिस्टम होता तो इन्वेंट्री में क्रेडिट कर देते। ये एंट्री होना चाहिए थी, ये एंट्री नहीं हुई, इसलिए रेक्टिफाइंग एंट्रीज में एंट्री आपको नजर आ रही। क्लियर? ठीक है, इन्वेंट्री की रिवीजन शुरू हो गई है। मैंने अब नॉर्मल लॉस की एंट्री पहले आपको सिखाई, परपेचुअल भी सिखा दी, पीरियोडिक भी सिखा दी। ठीक है, ये भी 16 पे, कोई खुद बदल लो इसको, ऐसे होके बैठे हो। अच्छा ठीक है, फिर अब नॉर्मल लॉस की एंट्री यहां पे भी हमने वही लिखी थी इन्वेंट्री की, लेकिन मसला सिर्फ ये हुआ कि पैसे जो है वो ओनर के अपने अकाउंट में चले गए, तो फिर ड्रॉइंग डेबिट कर लो, कोई मसला नहीं। इसको गलत कह रहे हैं बेटा आप कि उन्होंने गलत किया है, मैं भी मानता हूं गलत किया है, लेकिन उसको गलत कह नहीं सकते, बस ड्रॉइंग्स कह ले। मैंने ये भी तो बताया आपको, इधर देखें, होना तो यूं चाहिए था,
तो बैंक में पैसे आते, उसको जरूरत है निकालता, वो बार बार कर लिया उसने, तो ठीक है, फिर हमने अल्टीमेटली ड्राइंग डेबिट करनी थी, बैंक डेबिट बैंक क्रेडिट होना था, उसको रहने दो, एंट्री सही कर लो बस, ड्राइंग डेबिट, लॉस डेबिट और परचेज क्रेडिट, ठीक है। अल्लाह, बस कुछ नहीं किया आज, यही तो मसला। आप देखो दूसरी एडजस्टमेंट तक अभी तक पहुंचे हैं, लेकिन मसला होता है ना कि जब ये एडजस्टमेंट सीखी जाती है तो फिर ये रिपीट होने वाली एडजस्टमेंट्स होती हैं बेटा। तो हर सवाल में पासिंग मार्क्स यही होते हैं जो हम बातें कर रहे हैं, एक दो एडजस्टमेंट हर दफा बरकत के लिए होंगी जो समझ नहीं आएंगी, लेकिन जो बाकी हैं वो जाने ना पाए। पास होने वाले बच्चों का तो यही तरीका कार होता है, ठीक है। लो जी, पॉइंट 3, अल्लाह करे करेक्ट ना करे, अच्छा छुपा लिया है, पहले हम अपना हिसाब तो देख लेना। ले जी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकोमोडेशन वाज ब्रॉट फॉरवर्ड एज 280, ये रॉन्ग है भाई, इंस्टेड ऑफ, वो कह रहा है इंस्टेड ऑफ 820, तो ये ओरिजिनल है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। एक ओपनिंग बैलेंस गलत ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया, एग्जांपल्स करवाई थी और एग्जांपल 2 होमवर्क में दी थी, अगले दिन सॉल्व भी कराई थी कि अगर इस तरह का कोई गलती हो जिसमें ओपनिंग बैलेंस जो ब्रॉड फॉरवर्ड है वो सही नहीं हुआ, ज्यादा हो गया कम हो गया, तो उसको सही करो और दूसरा इंपैक्ट सस्पेंस को डाल दो चुप करके। यानी हम इस गलती को सही करते हैं, ओरिजिनल क्या भाई, कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए थी। अगर मैं डायरेक्ट सही करूं, अभी मैंने ब्लैक किया हुआ एंट्री को, इसलिए कोई नोट ना करे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 280 आ गई 820 की बजाय, तो कितना फर्क है, 540 रुपए, 820 माइनस 280 कितना बनता है, 540 रुपए से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कम ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ, लाए जब आगे तो कम था, यानी अक्यूमुलेटेड का ओपनिंग कम हो गया। बोलो, इसको सही करने के लिए बढ़ाना चाहिए। अब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेटिव रे क्या है, क्रेडिट नेटिव रे है, अगर क्रेडिट नेटिव रे की चीज को बढ़ाना हो तो क्रेडिट करोगे, यानी कि ओरिजिनल रॉन्ग कुछ नहीं होनी थी। अभी नोट ना करना, अभी ये गलत है, अभी नोट ना करना, बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ कर दिया है, उन्होंने गलती को सही करने की कोशिश कर दी, अल्लाह माफ करे, दुआ किया करो कि ये ना किया करे वो, ठीक है। खैर, अगर ऐसा कुछ ना होता, इतनी सी बात लिखी होती, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बढ़ाओ, क्रेडिट करो, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से 500, और दूसरा इंपैक्ट किसको डाल दो, सस्पेंस को, और कहानी खत्म हो जाती। लेकिन मसला क्या हुआ, मसला क्या हुआ, द एरर, देखो ये देखो, द एरर वॉज ट्राइड टू बी करेक्टेड, ये हुई गलती, ट्राई टू बी करेक्टेड, ये बड़ा मसला हो गया। एरर उसे सही करने की कोशिश कर दी, मतलब उसने कोई एंट्री कर दी है, हम तो चाह रहे थे कि ऐसा होता, ये तो होना ही था, ऐसा होता हम वो कर देते, लेकिन उसने क्या किया, ट्राई टू बी करेक्टेड विद द डिफरेंस, वहां वाला नीचे ही आ गया डिफरेंस, तो विद द डिफरेंस कितना 540, विद द डिफरेंस बाय क्रेडिटिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो ये तो हम भी कह रहे थे, ये तो उसने सही कर दिया, क्रेडिटिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी उसने ये रॉन्ग एंट्री अगर मैं कहूं कि है, तो ये रॉन्ग एंट्री क्या की उसने, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात हुई है, सिर्फ अक्यूमुलेशन 540 से क्रेडिट, ये तो सही जा रहा है, हो सकता है सस्पेंस पे डेबिट करते तो हम फिर कुछ नहीं करेंगे लेकिन इतना अच्छा कहां, द एरर वाज ट्राइड टू बी करेक्टेड विद डिफरेंस बाय क्रेडिटिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड पागल, क्या एंट्री कर गया, डेस्टिन एक्सपेंस डेबिट। अब बस यही दुआ हम करते होते हैं इसीलिए कि वो गलती को शाला सही ना करे जी। अच्छा, तो डेप्रिसिएशन होना चाहिए था कुछ भी नहीं, बस सस्पेंस की एंट्री करनी थी, उसने क्या कर दिया, डेस्टिन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट, ठीक है। अब अक्यूमुलेशन क्रेडिट होना चाहिए था, हो भी गया, कुछ ना करें, ठीक है, लेकिन गलती से उसने डेप्शन एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, ये गलत है, इस वजह से डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो सही करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, ठीक है। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अब ये देखो ये एंट्री बन गई, पूरी एडजस्टमेंट देखो, तो ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस, ये रहा ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस 540 से कम था, ठीक है, उसको बढ़ाकर उसने सही किया, लेकिन दूसरा इंपैक्ट किधर डालना था, ऐसी एडजस्टमेंट का इंपैक्ट दूसरा सस्पेंस में जाता है, सस्पेंस डेबिट करने की वजह वो क्या कर गया, डेप्शन एक्सपेंस। अब अक्यूमुलेशन क्रेडिट होना था, गलती में ही हो गया, कुछ ना करें, डेप्शन एक्सपेंस गलत डेबिट हो गया, सही करने के लिए क्या कर लें, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्रेडिट कर दें 540 से, और वो सस्पेंस को डेबिट कर देंगे, ठीक है जी, सही है। तो फिर एक दुआ निकली दिल से कि कभी वो गलती करके उसको सही करने की कोशिश ना ही किया करे, सही हम खुद ही कर लेंगे, वो गलती करते बस
हाँ वैसे ही हम खुद कर लेंगे, ठीक है। तो गलती सही करते करते अक्सर वो, अभी आप आगे भी सवालों में देखोगे करेक्शन ऑफ एरर के सवालों में, कभी जो गलती सही कर देना मुसीबत पड़ जाती है, पता नहीं क्या कर देता है वो गलती सही करते हुए, अपने लो सही कर रहा होता है। ढेर से आना भाई कह रहे, किसने कहा ढेर से आना? गुड, अच्छा जी, यहां तक कोई मसला है तो बच्चों पूछो, चलें आगे। देखो अब कुछ भी नहीं किया, अभी तक 3 एडजस्टमेंट्स हुई, अगली 2 एडजस्टमेंट्स ऐसी हैं बच्चों कि आसान बहुत हैं, लेकिन तकरीबन तकरीबन हर सवाल में आती हैं। यूं कह लो कि 90% क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट जरूर होंगी, यानी ये क्वेश्चन में आने वाली एडजस्टमेंट हर सवाल में होती आसान है, इसलिए ध्यान से देखना। पहले मुझे ये बताओ कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, दरमियान में रोड, मोटरवे बन गई अब। अच्छा अब सुनो, ये गुड्स आ रही हैं, कराची से गुड्स ने लाहौर आना है, परचेजेस परचेजेस, ठीक है। कब परचेजेस रिकॉर्ड करेंगे हम लाहौर में बैठे हैं, जब हम गुड्स रिसीव कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अगली बात, गुड्स और इनवॉइस क्या सेम डे पर होती हैं लाजमी? कभी कभी ऐसा होता है कि गुड्स भेज दी जाती हैं, इनवॉइस ये भेजना भूल जाते हैं कराची वाले, तो जब गुड्स आती है तो हम कहते हैं यार इनवॉइस, वो कहते हैं अच्छा भेज रहे हैं, तो गुड्स पहले आ गई, इनवॉइस बाद में। कभी कभी ऐसा होता है कि इधर से गुड्स भेजी और इनवॉइस टीसीएस कर दी, गुड्स हफ्ते में पहुंची और इनवॉइस 2 दिन में पहुंच गई। तो कभी ऐसा होता है गुड्स पहले आ जाती है, इनवॉइस बाद में। कभी ऐसे होता है इनवॉइस पहले आती है, गुड्स बाद में। कभी कभी ऐसा भी होता है, बल्कि ज्यादातर ऐसा होता है कि गुड्स जिस ट्रक में आ रही होती है इसी के डैशबोर्ड में इनवॉइस भी आ रही होती है, ये ज्यादातर ये होता है। कभी कभार एक्सेप्शनल केसेस में वो होता है, शायद आपने इंट्रो में रेकंसिलिएशन स्टॉक की बनाई हो, ये बातें वहां सीखी हो, शायद ना बनाई हो, आपके सिलेबस में ना हो, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, मैं अपने मतलब की बात पढ़ा लेता हूँ आपको। मकसद कहने का क्या है कि गुड्स और इनवॉइस जरूरी नहीं है कि एक साथ ही आए, कभी कभी इनवॉइस आगे पीछे हो सकती है, और अकाउंटेंट इनवॉइस की बेस पे परचेज रिकॉर्ड करता है, ये याद रखना। गुड्स फैक्ट्री में आ गई, वो हेड ऑफिस में बैठा, उसको अक्सर पता ही नहीं चलता कि गुड्स आ गई है, उसके पास तो इनवॉइस आएगी तो पता लगेगा ना उसको, बात समझे हो। इसलिए अक्सर पीरियड एंड की जो ट्रांजैक्शन होती है उनमें एक आधी गलती हो जाती है, कभी गुड्स पहले आ जाती है, इनवॉइस नहीं आती तो हम रिकॉर्ड नहीं करते, कभी इनवॉइस पहले आती है, गुड्स नहीं आती, हम रिकॉर्ड कर जाते हैं। दोनों ही बातें गलत है। क्यों? क्योंकि हमने परचेज को रिकॉर्ड करना है जब गुड्स रिसीव हो जाएं। इनवॉइस का आना या ना आना इरेलेवेंट नहीं होता। गुड्स रिकॉर्ड करने का क्राइटेरिया क्या है? जब गुड्स रिसीव करो तब परचेजेस तब रिकॉर्ड करो, ठीक है ना। कैश का भी पे होना रेलेवेंट नहीं है, कभी हम कैश बाद में देते हैं, गुड्स पहले आती, कभी गुड्स आनी नहीं, आने से पहले हम कैश दे रहे होते हैं। तो हमारे लिए ना कैश का आना जाना इंपॉर्टेंट है सेल परचेज रिकॉर्ड करने के लिए, ना इनवॉइस का आना जाना इंपॉर्टेंट है सेल परचेज रिकॉर्ड करने के लिए। सेल परचेज रिकॉर्ड करने का उसूल क्या है? जब सेल कब रिकॉर्ड करो? जब गुड्स डिलीवर कर दो। परचेज कब रिकॉर्ड करो? जब गुड्स रिसीव। और ये बात ऐसी नहीं कि मैं पहली बार आपको कह रहा हूं, ये बात भी वक्त जरूरत सनद रहे और काम आए, मैंने अक्रूवल के टॉपिक में लिख ली थी, तब मैंने कहा था गुड्स को छोड़ो फिर किसी वक्त देखेंगे, वो फिर किसी वक्त यही है। एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज इनकर्ड, जिस मैंने कहा था, ये देखो, व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड और सर्विसेज आर यूज्ड अप। तो सर्विसेज वाला काम करते थे, अब गुड्स की बारी आ गई। तो भाई परचेज इज एन एक्सपेंस ना, परचेज भी तो एक्सपेंस ही होता है। तो गुड्स के आने पर जो एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है वो क्या है? परचेज। यानी यूं कह लें परचेजेस कब रिकॉर्ड करेंगे? जब गुड्स को रिसीव। अच्छा सेल्स कब रिकॉर्ड करेंगे? अल्लाह का वो भी लिखा हो, व्हेन गो इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न। गुड्स के केस में कब अर्न कर लेते हैं? जब डिलीवर कर दें। तो गुड्स का आना जाना इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनवॉइस का आना जाना, कैश का आना जाना हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन अगली बात आपको बता दी है कि अकाउंटेंट बेचारा अक्सर जो है वो, चूंकि इनवॉइस आती है तो उसे पता लगता है कि सेल हो गई, तो इनवॉइस की बेस पे रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। अब सारे साल के सारे पीरियड के दौरान की जो एडजस्टमेंट्स होती है ना, उनमें इतना मसला कोई नहीं आता। ये डिस्काउंट भी रिवाइज करा दिया, मुझे याद आया बच्चों को, चलो बाद में मिटाते हैं। अच्छा यहां पे आ जाए और वापस चले जी। मैं ये कह रहा था कि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली साल के दौरान अगर कोई प्लस माइनस होती भी है गुड्स और इनवॉइस, तो वो साल पूरा चुके होता है, तो पीरियड के दौरान में अगर कभी आगे पीछे हो भी जाए तो खैर है, हमारे साल के दौरान गुड्स भी आ जाती है, इनवॉइस भी आ जाती है, नॉर्मली तो साथ ही आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ईयर एंड के ऊपर आके मसला हो जाता है, जैसे ईयर एंड है हमारा, सवाल में कितना क्या ईयर एंड मिसाल के तौर पे, सवाल के तौर पे 30 जून 2019। अब दो सिचुएशन हो सकती हैं, या गुड्स यहां आ जाए, गुड्स रिसीव हो गई, और मिसाल के तौर पे इनवॉइस जो है वो 2-3 दिन बाद रिसीव हुई। अब अकाउंटेंट ने चूंकि इनवॉइस रिसीव नहीं हुई तो गुड्स रिकॉर्ड नहीं की। मुझे बताएं क्या हमारी परचेजेस हैं ये? क्यों? क्योंकि गुड्स हमारे पीरियड में रिसीव हो गई हैं, इनवॉइस आए या ना आए रेलेवेंट नहीं है। ऐसे ही एक और सिचुएशन हो सकती है, वो ये कि इनवॉइस उन्होंने टीसीएस की थी तो इनवॉइस पहले आ गई,
लेकिन गुड्स अभी रास्ते में थी और गुड्स जाकर 5-6 जुलाई को रिसीव हुई। अब मुझे बताएं क्या ये हमारी परचेजेस हैं, लेकिन हो सकता है अकाउंटेंट इनवॉइस की बेस पे से रिकॉर्ड कर गया हो। तो हमारे लिए याद रखना इनवॉइस का आना जाना या अकाउंटेंट की रिकॉर्डिंग जिसको कह देते हैं, वो सवाल में यूं लिखा होता है कि इनवॉइस आई, नॉर्मली लिखा होता है अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड कर लिया, उसकी रिकॉर्डिंग रेलेवेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसकी रिकॉर्डिंग रेलेवेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि गुड्स किस वक्त में आई। अगर गुड्स हमारे पीरियड में रिसीव हो गई हैं तो हमारी परचेज है। अगर उसने रिकॉर्ड कर लिया अच्छी बात, नहीं रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्ड कर ले। अगर गुड्स रिसीव हमारे पीरियड में नहीं हुई तो हमारी परचेज नहीं है। अगर उसने रिकॉर्ड नहीं किया तो अल्हम्दुलिल्लाह, रिकॉर्ड कर लिया तो रिवर्स करेंगे। ठीक है, ये इतनी सी बात है। ये 3-4 एडजस्टमेंट बन गई। कभी ऐसा होगा गुड्स रिसीव हो जाएंगी, वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, हम कहेंगे चलो जी रिकॉर्ड करो। कभी ऐसा होगा गुड्स रिसीव नहीं होंगी और वो रिकॉर्ड कर जाएगा, हम कहेंगे चलो रिवर्स करो। ठीक है ना, तो ये 2 एडजस्टमेंट तो यहीं से बन जाती हैं। अगले साल को बाहर एडजस्टमेंट पे चलते हैं अब। ठीक है, आ जाए, बहुत होगी गपशप, पढ़े। गुड्स अमाउंटिंग टू 3,50,000 रिसीव फ्रॉम अ सप्लायर ऑन 30 जून 2019। हमारे साल में रिसीव हो गई। बोलो, अगर हमारे साल में रिसीव हो गई हैं तो हमारी परचेज है कि नहीं है? हमारी परचेज है। ठीक है, एंड वर इंक्लूडेड इन द ईयर एंड फिजिकल काउंट। आगे मत पढ़ो, इंक्लूडेड इन ईयर एंड फिजिकल काउंट। भाई ये को बड़ी बात की है इसने। वैसे अगर गुड्स 30 जून 19 से पहले आ गई हैं तो 30 जून पे जब स्टॉक काउंट करोगे तो क्या वो सुलेमानी टोपी पहन के बैठी है नजर नहीं आएंगी? ये तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसी उसने लिख दिया कि गुड्स जो है। बहरहाल अगर खामोश हो तब भी अज्यूम करते हैं। हाँ, अगर खुद कह दे कि जी साइड पे पड़ी थी हमने गिनती नहीं की, फिर अलग बात है, फिर अलग बात है। अगर यूं कह देता ना कि साइड पे पड़ी थी हमने भी गिनती नहीं की, फिर अलग बात है। लेकिन नॉर्मली ऐसे ही होता है, जब गुड्स रिसीव हो गई 30 जून 19 पर, तो 30 जून 19 पर जब क्लोजिंग स्टॉक हम काउंट करेंगे तो ये भी उसमें आ जाएंगी। आएंगी नहीं आएंगी? वो कहता है 350 की चीजें हमारी 30 जून 19 पर रिसीव हो गई। बेटा सुन ले, अहम बात है, सुन ले। 30 जून 19 पर हमें रिसीव हो गई। ठीक है, हमारी परचेज है, डन। और इंक्लूडेड है फिजिकल काउंट में भी, अच्छी बात है, इंक्लूडेड तो होना भी चाहिए था। नेक्स्ट, बट रिकॉर्डेड इन परचेज देबू कौन? मे बी इनवॉइस ना आई हो तो उसने हमारे साल में अकाउंटेंट रिकॉर्ड नहीं की, अगले साल यकम जुलाई पे कहीं जाकर रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, तो फिर हमें तो अपने साल से फिलहाल सरोकार है। हमारे साल में एक परचेज रिकॉर्ड होना चाहिए थी। एंट्री क्या होना चाहिए थी? परचेजेस डेबिट कितने से 300, ये एंट्री होना चाहिए थी। लेकिन उसने 30 जून वाले साल में तो नहीं ना की, तो फिर जब मर्जी करता रहे, हमारे साल में एंट्री होनी थी, नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे? हम एंट्री पास करेंगे। तो जो होना था वो नहीं हुआ, एडजस्टमेंट नंबर 4 आ गई। जो होना था वो नहीं हुआ तो कर ले। ठीक है, तो परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट। देखें ये एडजस्टमेंट क्योंकि बार बार और कई एंगल से आती है, इसलिए मैंने से बहुत टाइम लगा दिया। आप कहते हो यार पता नहीं क्यों टाइम लगाया जा रहा है। मैंने 5-6 सवाल आपको गिनवाए थे, 13, 14, 15, 16, 17, ये और 1-2 और भी, 6 से 7 सवाल टोटल करने और टॉपिक पूरा तैयार होना। तो उसमें फिर सारी चीजें कवर तो करनी होती है ना, कि जो जो टेस्ट हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब सुनो, वो कह रहा है यकम जुलाई को रिकॉर्ड किया है, हम यकम जुलाई को सही करने चल पड़ेंगे। हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ो। सवाल की रिक्वायरमेंट है फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 19 पर करेक्टिंग एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज करो। ठीक है, तो 30 जून 19 में खड़े होकर क्या होना चाहिए था? परचेज रिकॉर्ड होना चाहिए थी, हमने रिकॉर्ड नहीं की तो कर ले। अब अगर यही अगले साल का सवाल होता तो उसमें क्या बात होती? गुड्स पिछले साल रिसीव हो गई थी जी, रिकॉर्ड इस साल कर गए। हम क्या कहते हैं? अब अगले साल में हम जाएंगे, ओहो ये तो हमारी परचेज थी नहीं भाई, तुमने रिकॉर्ड कर ली तो क्या कर दो? रिवर्स कर दो। तो अगले साल में रिवर्स करना है। लेकिन हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट इस वक्त जरूरत नहीं है अगले साल में जाकर उसको रिवर्स करने की, इसलिए उसको छोड़ो। अगले साल में जाएंगे तो रिवर्स करेंगे, पहला काम यही करेंगे। बात समझे? ठीक है, चलें बाहर। यहां तक को मसला है तो बताएं। नहीं बेटा, अभी गुड्स इन ट्रांजिट आखिरी सवाल में आने दो। ठीक है, होती है वैसे वैसे, और उसमें CIF और FOB बेसिस हैं। बताओ, बच्चे मुंह उठा के बैठे होंगे, कर लेंगे, सवाल को आने दो। नहीं आया तो माफी, ठीक है, लेकिन आ जाएगा इंशाल्लाह। पर ये सवाल इंटैक्ट रखना, कभी ना कभी कर जरूर लेना इसी टॉपिक के अंदर। थोड़ा सा भी आगे जाने दो इन्वेंटरी में। अच्छा जी, गुड्स इन ट्रांजिट भाई रस्ते में ही हमारी होती है गुड्स, वो रस्ते में ही, वो जब वहां से हमारा बंदा उठाता है तो हमारी परचेज हो जाती है। छोड़ो इस बात को, अभी जरा ये तो पक्का करने दो गुड्स का आना जाना। ठीक है, अगले स्टेप में फिर उस पर जाएंगे, वो बेसिस होती है डिफरेंट थोड़ी सी। अच्छा चले छोड़े, मिट्टी पाओ भाई दी गल ते मिट्टी पाओ, भाई देना पा देना। अच्छा सुने, आखिरी एडजस्टमेंट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इस वजह से कि एक तो इस एडजस्टमेंट में जो मैंने आपको शॉर्टकट सिखा देना है वो हम हमेशा यूज करेंगे, और तकरीबन हर सवाल में ये भी एडजस्टमेंट लाजमी होती है, तकरीबन हर सवाल में। अब सुने जी, कहां सवाल आ रहा है? हाँ जी बेटा गुड्स 350 की हमने 30 जून पे रिसीव कर ली है, तो ये हमारी परचेज है कि नहीं है?
लेकिन उसने और वो फिजिकल काउंट में भी इंक्लूडेड हो गई है। जाहिर है जब फिजिकल काउंट करते हैं, इन्वेंटरी का टॉपिक पढ़ा होगा कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, हम दोबारा कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, रिवाइज करेंगे, दोनों मेथड्स देखेंगे, दोनों सिस्टम्स, पीरियोडिक परपेचुअल। बहरहाल सुनो चुप, 30 जून पे चीजें आ गई, फिजिकल काउंट हुआ तो उसमें भी शामिल है, जाहिर सी बात है होनी भी थी, होनी भी चाहिए थी। वो कह रहा है लेकिन उनको रिकॉर्ड हमने कब किया है, यकम जुलाई 19, हमारा साल तो 30 जून पे एंड हो गया बेटा। अब 30 जून पे चीजें अगर आ गई हैं तो परचेज तो 30 जून में रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, लेकिन वो कब कर रहा है, अगले साल। अब अगले साल को सही अगले साल भी जाकर करेंगे, फिलहाल मेरा वो कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न है 30 जून 19 पे क्या गलती हुई पड़ी है, एक परचेज रिकॉर्ड होना थी, नहीं हुई तो कर लें, ये ओरिजिनल रॉन्ग और वो रेक्टिफाइंग हुई पड़ी। ठीक है, अच्छा जी, ये अंबाला स्वीट्स वाले समोसा जो हैं, ये सारे ये जो कॉलेज है ना इस लाइन में, बरकत मार्केट तक, कोने तक, मूल आजम तक, सबकी कैंटीन पर यही समोसे डिलीवर करते हैं, मिसाल के तौर पे, मिसाल ले रहा हूं। अब ये क्योंकि करीब यहां से शुरू करते हैं काम, तो ये क्रीसेंट से आते हैं और फिर हर बंदे को समोसे देते 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 एंड तक चले जाते हैं। ठीक है, जितने कॉलेजेस हैं इनके पास ठेका है उनके समोसों का। अगली बार एक दिन ऐसा हुआ, कैंटीन ये समोसों वाला भाई निकला यहां से और क्रीसेंट में पहुंचा, कैंटीन पे ऊपर गया और फिर कैट्स एंड डॉग्स वाली बारिश शुरू हो गई, मूसलाधार। ठीक है, तो अब उसने सोचा कि ये अब गत्ते का डब्बा है, ये तो गीला हो जाएगा, समोसे खराब हो जाएंगे, तो कोई नहीं, एक दिन पहले पुराने थे, एक दिन और सही। अच्छा, तो नहीं वैसे ताजा ही होते हैं। खैर, वैसे मैं कह रहा हूँ, उसने कहा यार अभी इसको ना यहाँ पे रख देता हूँ, बारिश रुकेगी ना, यहाँ तो करीब ही है, मैं थोड़ा सा ऐसे ही बस शापर ऊपर डाल के चला जाता हूँ, साथ ही तो वाला है, तो फिर बारिश रुकेगी तो आ जाऊंगा जरा उधर, पता है फिर गाहक शाक ज्यादा होने, आज रश बहुत होना है, बारिश होगी है, समोसों की बिक्री। वापस आके तो उन्होंने कैंटीन वालों को कहा भाई ये हमारे समोसे अमानतन रख लो। ठीक है, थोड़ी देर बाद, ये इनका ईयर एंड था आज शायद 30 जून या 31 दिसंबर जो भी था कैंटीन वालों का, थोड़ी देर बाद इन्होंने कहा चलो भाई चलो 3 बजे क्लासें खत्म होगी, बच्चे चले गए, चलो भाई दरवाजा बंद करके स्टॉक काउंट करते हैं। जब स्टॉक काउंट करना शुरू किया इन्होंने तो उन समोसों को भी अपने स्टॉक में गिन गए। सही के गलत? क्या वो इनका स्टॉक था? वो समोसों वाले का स्टॉक था, वो थर्ड पार्टी स्टॉक था, गलती से अपने स्टॉक के अंदर काउंट कर लिया, तो उसको अपने स्टॉक में लिखना सही नहीं है, तो फिर स्टॉक ज्यादा रिकॉर्ड हो गया। पीरियोडिक सिस्टम के अंदर आपको पता है ना, पीरियोडिक सिस्टम के अंदर जब पीरियोडिक सिस्टम में क्या करते हैं, परचेज का अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, फिर सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल आप किया करते थे, याद है कुछ? कॉस्ट ऑफ सेल में आता था ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। मैं अज्यूम कर रहा हूं ओपनिंग स्टॉक को 0, परचेजेस 150, क्लोजिंग स्टॉक 15, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आई? 135। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज एन इनकम, एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ सेल की कॉस्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, यही तो सेल में से माइनस, जैसे मिसाल के तौर पे सेल हुई 200 रुपए की, तो फिर प्रॉफिट 65 आ गया, जीपी। ठीक है ना, इसको छोड़ दो। अच्छा, अब क्लोजिंग स्टॉक पीरियोडिक सिस्टम में काउंट किया जाता है सारा साल। एंट्री जब भी गुड्स खरीदते हैं ना, कल सिखाऊंगा, कल रिवाइज कराऊंगा पीरियोडिक परपेचुअल, तो पीरियोडिक सिस्टम में जब भी गुड्स खरीदते हैं एंट्री करते हैं परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, और दूसरे सिस्टम में इन्वेंट्री डेबिट होता है, लेकिन वो तभी सिखाऊंगा। बहरहाल सारा साल एंट्री करते हैं परचेज डेबिट, परचेज डेबिट, परचेज डेबिट, परचेज डेबिट, ये एंड आता है। अब सारी परचेज बिक तो नहीं गई होती कि उसको कॉस्ट ऑफ सेल कहें, तो ये एंड पे फिजिकल काउंट करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 गंदे चंगे सारे अंडे। ठीक है, ये इतना स्टॉक मेरे पास पड़ा है। ठीक है, ये स्टॉक मेरा क्लोजिंग स्टॉक है, कल इंशाल्लाह उसको वैल्यू करना सिखाऊंगा। ठीक है, उसकी एक एंट्री हुआ करती है स्टॉक बैलेंस शीट में डेबिट, जाके बैठे सब, स्टॉक बैलेंस शीट में डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। ये क्रेडिट तो हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कम, एक्सपेंस कम हो रहा है। ठीक है, अच्छा चले, ये एंट्री करते हैं हम पीरियोडिक सिस्टम में फिजिकल काउंट करके। ठीक है, अब हुआ क्या, हमने इस 15 रुपए में 5 रुपए का स्टॉक किसी और का काउंट कर दिया, अब हमारा स्टॉक ज्यादा हो गया। अगर मैं इसको सही करूंगा तो स्टॉक को क्या करना है, कम करना है, स्टॉक को कम करना है, बाकी चीजों को सेम रखते हुए मैं स्टॉक को कम करता हूं, 10 पे लाता हूं। मुझे बताओ स्टॉक कम होने से कॉस्ट ऑफ सेल 140 पे चली गई। असल में ना आपको पढ़ाऊंगा, स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट है। स्टॉक कम हो क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट है। क्लोजिंग स्टॉक कम हो प्रॉफिट कम हो जाए, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाए प्रॉफिट बढ़ता है। उसके पीछे वजह ये है, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस होने वाली फिगर है। ये फिगर कम करोगे, माइनस होने फिगर कम करोगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है। लेकिन फिलहाल प्रॉफिट को नहीं सोचना, फिलहाल सिंपल बात याद रखनी है कि क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट डायरेक्टली रिलेटेड है। आपने स्टॉक को बढ़ाया, इनवर्सली रिलेटेड, स्टॉक को कम किया तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई।
और अगर आपने स्टॉक को बढ़ाया किसी वक्त में, इस तरह से सोच लें 10 से 15 करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। बल्कि इससे भी सिंपल शॉर्टकट इससे भी सिंपल करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल इतनी सी बात याद रखिए कि कॉस्ट ऑफ सेल और क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशन इनवर्स है। क्लोजिंग स्टॉक अगर बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी। ये नजर आ रहा है? नहीं, ये नहीं नजर आ रहा, ये नजर आ रहा है। कॉस्ट ऑफ सेल यूं मैंने इस तरह सिखाया ना आपको, ये कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, ये लिखा हुआ है, एंड वाइस वर्सा। फिलहाल सिर्फ इतना याद रख लें, ये इंशाल्लाह बहुत प्रैक्टिस करनी है। आईएस 8 के अंदर जाके प्रॉफिट के साथ रिलेशन ही देखा करते हैं हम, बहुत बहुत प्रैक्टिस होगी। फिलहाल सिर्फ इतनी सी बात जो सामने प्रूवन है नजर आ रही है, ठीक है, कि अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को कम करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को कभी बढ़ा लें, एग्जाम्पल ये भी बना लेते हैं इधर, वो जो सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल होती है, मैं अलग इसलिए कर रहा हूं कि वहां से कंफ्यूज ना हो। कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे ही होता है। कोई अज्यूम कर लें डाटा, ओपनिंग स्टॉक 0 ही रखें, परचेजेस थी 300 रुपए की, क्लोजिंग स्टॉक है 150 का, इतना ज्यादा स्टॉक बेच के लेते कुछ, तो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ गई 150। अब क्लोजिंग स्टॉक को हम कम करते हैं बाकी चीजों को सेम रखते हुए। क्लोजिंग स्टॉक मैंने 125 किया, क्लोजिंग स्टॉक मैंने कम किया तो कॉस्ट ऑफ सेल कितने से 25 से, जितनी अमाउंट से वो कम हुआ। यानी क्लोजिंग स्टॉक अगर कम करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक अगर कम करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी। दोनों सेम ही ले लिए हैं, इसको बढ़ाओ, दूसरी एग्जांपल सेम आ गई, 150 से 170 किया, क्लोजिंग स्टॉक क्या किया मैंने बढ़ाया, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाया तो कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई, ठीक है, ये बात समझ आई। तो क्लोजिंग स्टॉक कम करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी। तो बस इतनी सी बात है कि इनवर्स रिलेशन याद रखना है, ठीक है। वैसे ये भी मैं बुला दूंगा, कुछ ऐसे बात ये भी बुला दूंगा, और आपको जो आईएस 8 के अंदर याद करवाना है ना, वो डायरेक्ट रिलेशन है प्रॉफिट और स्टॉक का, वही याद रखेंगे, वही काम की चीज है, ठीक है ना। ये मुश्किल चीज है लेकिन आज हमने ये भी समझ ली, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल का रिलेशन इनवर्स, क्यों इनवर्स है, कभी सोचा है क्यों इनवर्स है? ये माइनस होने वाली फिगर है ना, माइनस होने वाली फिगर बढ़ाओगे तो रिजल्टेंट कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। चले, तो बहरहाल बात सिर्फ इतनी सी याद रखने वाली थी इसमें, ठीक है। ये एक रूल हमने आज बना लिया, ठीक है, रूल 1, ऐसे ही रूल 2 रूल 3 को भी बनाएंगे, ठीक है। ऐसे एक रूल मैंने आपको पढ़ाया कि क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल का रिलेशन इनवर्स है, इनवर्स, एक कम करें तो दूसरा बढ़ जाता है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉफिट को फिलहाल छोड़ो, जरूरत नहीं है, एडजस्टमेंट पे आएंगे। अब ये शॉर्टकट है, ठीक है, ओके। एडजस्टमेंट पे आएंगे, अब देखेंगे जब भी पीरियोडिक सिस्टम यूज हो रहा हो, बल्कि मैं कहता हूं क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट सारी ही ऐसे हो जाया करेंगे इंशाल्लाह। अभी देखना, बस फर्क ये होता है कि पीरियोडिक में परचेजेस होता है, लेकिन यहां पर तो क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट है, तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं हिट होना है, बहुत सारा एडजस्टमेंट होगी। मैं वैसे ओरिजिनल रॉन्ग भी करके दिखाऊंगा, मुश्किल वाला काम है, असम्पशन लेनी पड़ती है उसमें, उसको उसके बगैर कोई ओरिजिनल नहीं, कोई रॉन्ग एंट्री नहीं, रेक्टिफाइंग डायरेक्ट कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं? सिंपल सी बात है, अपने स्टॉक को देखना है आपने, ठीक है। स्टॉक गलती में कभी कम हो जाएगा, कभी गलती में ज्यादा हो जाएगा। स्टॉक की गलती देखकर आपने उसको करेक्ट करना है। अगर स्टॉक वैसे होता क्या है, स्टॉक या इन्वेंट्री क्या होती है, एसेट होता है, ठीक है ना। अगर सही करते हुए इसको बढ़ाना है तो डेबिट, एसेट बढ़ाने पर क्या करते हैं डेबिट, और अगर कम करना है सही करते हुए तो क्रेडिट, सिंपल, ठीक है। तो सिर्फ इतना सा देखना है आपने कि गलती क्या हुई है क्लोजिंग स्टॉक की। अगर स्टॉक की गलती ये है कि स्टॉक कम रह गया तो उसको बढ़ाओगे, बढ़ाने के लिए डेबिट करोगे, दूसरा इंपैक्ट आंखें बंद करके कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दो। और अगर गलती ये हुई है कि स्टॉक ज्यादा हो गया है, उसको सही करने के लिए कम करना है, तो स्टॉक एसिड है, एसिड कम करने के लिए क्या करोगे क्रेडिट। ये तो आसान है ना सोचना, एसिड कम करने क्या करोगे क्रेडिट, दूसरा इंपैक्ट चुप करके कॉस्ट ऑफ सेल में डाल दो। तो एक एंड आसान है सोचना, कौन सा, स्टॉक वाला, क्योंकि वो एसिड है। करेक्शन करते हुए देखो एसिड को बढ़ाना है या कम करना है, जो करना है वो डेबिट क्रेडिट कर लो, दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल में बैंक दो, ये एडजस्टमेंट हमेशा सही हो जाएगी। ये शॉर्टकट है, तकरीबन हर सवाल में आती हुई है। अब अपनी एडजस्टमेंट पे आते हैं। थर्ड पार्टी स्टॉक 500 था, किसी का स्टॉक 500 था, लाइंग इन ZT's प्रेमिसेस, हमारी प्रेमिसेस में पड़ा था, हैज बीन इंक्लूडेड इन ZT's ईयर एंड इन्वेंटरी, हमारी इन्वेंटरी शामिल हो गया। गलत है, गलत है, हमारा स्टॉक 500 से ज्यादा काउंट हो गया, ज्यादा हो गया। अब सही करने के लिए क्या करोगे, कम। स्टॉक क्या है, एसेट, एसेट को कम करना है, एसेट को कम करना है तो क्रेडिट, तो स्टॉक हो गया क्रेडिट कितने से, और दूसरा इंपैक्ट ऐसे आंखें बंद करके कॉस्ट ऑफ सेल, अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ सेल 5, ठीक है जी। ऐसे ही अगर गलती इस तरह की हुई होती कि जिसमें हमारा स्टॉक कम रह गया होता, हम कहते जी अब स्टॉक को बढ़ा दो, स्टॉक को बढ़ाने के लिए स्टॉक को क्या करते डेबिट, दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल को क्रेडिट। ये हमेशा ये मुफ्त के नंबर मिल जाएंगे आपको इस शॉर्टकट से, ठीक है। अब मैं कहता हूं आपको करार नहीं आ रहा,
आप कहते हैं नहीं नहीं, हमने ये सीखा हुआ है कि जब क्लोजिंग स्टॉक पीरियोडिक सिस्टम में, जिन बच्चों ने इन्वेंट्री पढ़ी हुई है और रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, कल वाली लेक्चर की जरूरत नहीं है, जिनकी मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनको दिन में आता है पीरियोडिक सिस्टम है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होगी, हम एंट्री करते होते हैं क्लोजिंग स्टॉक की, स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, ठीक है। फिर मैंने कहा अच्छा, अगर आपने ये एंट्री करनी थी जितनी अमाउंट से और वो नहीं कि उतनी अमाउंट से, तो इस तरह से सोचना चाह रहे हैं, तो फिर मजबूरन, क्योंकि स्टॉक की ओरिजिनल फिगर गिवन नहीं है, आप अज्यूम करें कि क्लोजिंग स्टॉक असल में था हमारा 10,000 हमारा, ठीक है, 500 किसी और का बीच में ऐड हो गया, तो फिर एंट्री होनी चाहिए थी 10,000 से स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, ऐसे ही है, लेकिन कर गए आप 10,500 से स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, ठीक है। अब सही करना है तो स्टॉक 10,000 से डेबिट होना था, एक मिनट, ये स्टॉक डेबिट होना था 10,000 से, हो गया 10,500, सही करने के लिए 500 से क्रेडिट करो, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट होना 10,000 से, हो गया 10,500 से, तो कम करने के लिए डेबिट कर दो। इस तरह दूसरी एडजस्टमेंट चलती है, लेकिन पागल थोड़ी ही ये काम करें, जब अल्टीमेटली उसी नतीजे पहुंचे हैं तो ये अजम्पशन क्यों ले, या तो वो स्टॉक बता देता, मैं तो कहता हूं स्टॉक बताया भी हो तो एडजस्टमेंट में आपको यही शॉर्टकट बताऊंगा, कर लो, कि स्टॉक को जरा देखो, सबसे आसान एडजस्टमेंट है और हर सवाल में आती है, स्टॉक को देखो, बढ़ाना है तो डेबिट, दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल, स्टॉक को देखो, कम करना है तो क्रेडिट, दूसरा इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो खबरदार किसी ने ये नोट किया, नहीं नोट करना, नहीं नोट करना, ऑनलाइन वालों ने भी नहीं नोट करना, ये कुछ नहीं करें, स्टॉक की एडजस्टमेंट है, डायरेक्ट देखें कम हो रहा है या, ठीक है, और ये देखें, ठीक है, तकरीबन ले लें जी पिक्चर, ओरिजिनल रॉन्ग, ये वर्किंग 0 है और रेक्टिफाइंग, अच्छा वर्किंग 1 आपकी क्लास में, रेक्टिफाइंग एंट्रीज आपके सामने रिक्वायरमेंट आ रही है, ठीक है। देखो ना, कुछ भी नहीं किया फिर पूरी लेक्चर पूरा बताऊंगा, फिलहाल टाइम नहीं है। अच्छा जी, आप इधर आए, ये रिक्वायरमेंट आज लिखूंगा तो आपको लिखवाऊंगा ना यार, ऐसे थोड़ी है कि ख्वाब थोड़ी, आज मैं देखूंगा बैठ के कौन कौन से कर लो, जरा अच्छी रिवीजन, तो आज लाजमी लिखता हूँ, जरा साकिब को बुला दें, याद करवाना उसको, मैं भी कह देता हूँ, तुम्हें कहना आज घर जाने ही ना दे मुझे जब तक मैं क्वेश्चन ना बता दूं। अरे सुने, मैंने आपको कहा था, एक तो ये रेक्टिफाइंग एंट्री सवाल में आती है आई करके, दूसरा 3 और चीजें भी पूछ रहा है, 3 तरह से, और एक सस्पेंस अकाउंट बनवा लेता है, दूसरा प्रॉफिट के अंदर एडजस्टमेंट कह देगा करो, ये 2 तरह से होती है, कैसे होती है बताता हूं, तीसरा बैलेंस शीट गलत देकर, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत देकर कहे सही बना दो, वो आज आपके होमवर्क में, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रॉफिट की एडजस्टमेंट है ना, रिक्वायरमेंट बी पढ़ो, ये भी 2 तरह से टेस्ट होती है, कभी कभी ऐसा करेगा कि आपको गलत प्रॉफिट की फिगर देगा, जो सवाल हम शायद कल तो नहीं परसों अब करेंगे, टाइम थी आपको छेड़ने के लिए कह दिया था, उसमें क्या कहा उसने, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर बन गई है, जो शो कर रही है जीपी इतना, नेट प्रॉफिट इतना, फिर कुछ गलतियां पकड़ी गई और रिक्वायरमेंट क्या कह रहा है, कंप्यूट द करेक्टेड प्रॉफिट ग्रॉस भी नेट भी, यानी गलत प्रॉफिट की फिगर दे रहा है और कह रहा है कि सही वाली निकालो, ठीक है भाई। वो टर्म टेस्ट के लिए ना आज मुझसे क्वेश्चन लिखवा के इनको मैसेज करवा देना, ठीक है ना, कल क्लास में भी लिखवा देंगे लाजमी। अच्छा, तो गलत प्रॉफिट देकर, ये लिख लो, मुझे घर जाने नहीं देना जब तक ये काम ना करूं, मैंने उनसे कहा है, गलत प्रॉफिट देकर कहे सही वाला प्रॉफिट निकाल दो, ठीक है, या गलत प्रॉफिट ना दे, जैसे हमारा ये सवाल है, और इसमें क्या कह रहा है, सिर्फ नेट इंपैक्ट निकाल दो। अब जो होता है ना, गलत प्रॉफिट देकर कहता है सही निकाल दो, हम ऊपर लिखते हैं अनएडजस्टेड प्रॉफिट, प्लस प्रॉफिट, लेस प्रॉफिट, प्लस माइनस वगैरह करके हम सही प्रॉफिट की फिगर निकाल के उसको दे देते हैं। ये सूरत जब होती है, ये तो उससे भी आसान है, प्रॉफिट की फिगर ही नहीं है, आप देखो प्लस प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट को कौन सी बढ़ा रही है, कौन सी कम कर रही है, कौन सी बढ़ा रही है, कौन सी कम कर रही है, और नेट में आकर एंड में बता दो नेट में प्रॉफिट बढ़ा या कम हुआ। ये बहुत आसान है मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अब रेक्टिफाइंग एंट्री जो हुई पड़ी है, इनसे ही आपने अपनी रिक्वायरमेंट बी करनी। रिक्वायरमेंट बी क्या है, नेट इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, ये नेट इंपैक्ट आपने निकालना है। अब मैं तो कहूंगा अंग्रेजी भी मत लिखो, सिर्फ पिछली क्लास मैंने अंग्रेजी लिखी थी, बच्चों से कहा मिटा दूं, उन्होंने मिटाने नहीं दी मुझे, मैंने कहा रहने दो, कुछ नहीं होता, सिर्फ एडजस्टमेंट नंबर लिखो, उन्होंने मुझे मिटाने नहीं दी, मैं आपकी क्लास में लिख ही नहीं रहा, क्यों, पर्चे में लिखने का दिल करेगा, खाम खा दिल करेगा आपका, मैं कहता जरूरत ही नहीं है। उन्होंने क्या कहा, नेट प्रॉफिट के ऊपर नेट इंपैक्ट बताओ, तो सुकून से देखो आगे रेक्टिफाइंग एंट्री, ट्रेड रिसीवेबल क्या इनकम स्टेटमेंट आइटम है, इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम्स एंड एक्सपेंसेस जाते हैं, तो हर रेक्टिफाइंग एंट्री में देखोगे इनकम और एक्सपेंस। रूल बहुत सिंपल है, रूल बड़ा सिंपल है, अगर इनकम बढ़े तो प्रॉफिट
बढ़ जाता है, और अगर इनकम कम हो तो प्रॉफिट भी। मैं बताऊं आपको, आइए सेट की तैयारी भी इस प्रैक्टिस के टॉपिक में चल रही है, ये करना है हर सवाल में जाके, ठीक है। अच्छा, फिर एक्सपेंसेस के बढ़ने पर प्रॉफिट कम हो जाता है। बहुत आसान बातें, एक्सपेंस के कम होने पर प्रॉफिट बढ़ जाता है। इसके साथ लिखें असल में रूल 1, ये रूल 1 है, ये स्टॉक वाला, वो मैं प्रॉफिट के साथ जब बताऊंगा तो उसको रूल 2 लिख लेंगे, ये लिखे मत, ये बस ऐसे जेन में रखें, ठीक है। ये तो मैंने शॉर्टकट आपको समझा दिया ना, ठीक है। अब ये सिंपल सी बात है, सिर्फ इसी को अप्लाई करना है, ठीक है। ये तो आसान बात है ना, आप लोगों ने मुझे रूल लिखवाया, इनकम बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है, इनकम कम होने से प्रॉफिट कम, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम, और एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़, ठीक है। चलें जी, तो ट्रेड रिसीवेबल एसेट, हाँ, बैड डेट रिकवरी इनकम, अदर इनकम के अंदर 200 रुपए क्रेडिट हो रहे हैं, इनकम क्रेडिट हो रही है, मतलब कम हो रही है, बढ़ रही है। इनकम के बढ़ होने से प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा, यहां पे मैंने आकर लिखा एडजस्टमेंट नंबर 1, कितने से 200 से, रुपीज इन मिलियन लिख लो। प्रॉफिट के बढ़ने को पॉजिटिव और कम होने को नेगेटिव शो कर देना, आपका काम हो गया। मैंने पिछली क्लास में अंग्रेजी लिखी थी, यहाँ वो और देखो नीचे लिखी नजर भी आ रही है, मैंने कहा रहने दो, माने ही नहीं, लेकिन आप अच्छे बच्चे, आपको मैंने इसलिए लिख कर ही नहीं दी, वरना आप भी नहीं मिटानी थी। मैंने नहीं सर, हम पेपर में नहीं यूज करेंगे, लिखा रहने दे। मैं कह रहा हूं दिल कर पड़ता है वैसे ही, तो ऐसे ज्यादा आसान है, ठीक है। एडजस्टमेंट 1 का असर प्रॉफिट पे क्या पड़ेगा, प्रॉफिट 200 से बढ़ेगा। आगे चलते हैं, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट आइटम, डेटर्स बैलेंस शीट आइटम, किसमें से कोई इंपैक्ट नहीं निकला, आगे बढ़े। प्रोविजन इज अ बैलेंस शीट आइटम, प्रोविजन को ना ले आना प्रॉफिट एंड लॉस में, जैसे एसेट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जैसे डेटर और प्रोविजन। एक्यूमुलेशन में से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस आइटम है, और प्रोविजन और टोटल डेट में से बैड डेट एक्सपेंस की फिगर निकलती है, वो प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर, ठीक है। तो ये नहीं, 80 बैलेंस शीट आइटम, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट। और आखिरकार वो आ गया जिसका इंतजार था, एक्सपेंस, एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या हो रहा है, कम, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट हो जाएगा बढ़। तो एडजस्टमेंट 1 ही चल रही है अभी तक, कोई बात नहीं। प्रॉफिट कितने से बढ़ गया, 94 से प्रॉफिट बढ़ गया, ठीक है। नेक्स्ट, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स इज अ बैलेंस शीट आइटम, ये कैपिटल में जाके नेट होता है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस आया है, सब जगह साथ वालों का अहम बात चल रही है। प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस डेबिट, एक्सपेंस लॉस डेबिट, लॉस बढ़ रहा है, लॉस के बढ़ने से प्रॉफिट, एडजस्टमेंट नंबर 2 है, एडजस्टमेंट 2 कितने से 30 से, एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट कम, ठीक है। नेक्स्ट, और परचेजेस भी तो एक्सपेंस ही है एक तरह का, परचेजेस भी एक तरह का एक्सपेंस ही होता है, और परचेजेस क्या हो रही हैं, क्रेडिट, क्रेडिट यानी कम, तो एक्सपेंस, परचेज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस कम हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। एडजस्टमेंट नंबर 3 ही चल रही है, तो 2 ही चल रही है, कितने से 180 से, एक्सपेंस कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़े। नेक्स्ट, सस्पेंस इज अ बैलेंस शीट आइटम, सस्पेंस बैलेंस शीट भी होती है, मतलब ट्रायल बैलेंस से बैलेंस शीट में जाता है वो, ठीक है ना, छोड़े, हाँ, एक्सपेंस, सस्पेंस की कोई जगह होती नहीं है, ठीक है, बहरहाल मैंने इसको बैलेंस आइटम कह दिया। ओ भाई क्या हाल है, ठीक है। 540 से एक्सपेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट यानी कम, तो एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़, एडजस्टमेंट नंबर 3, 540 से प्रॉफिट बढ़। नेक्स्ट, परचेजेस एंड एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस के बढ़ से प्रॉफिट कम, एडजस्टमेंट नंबर 4, 350 से प्रॉफिट कम, एक्सपेंस बढ़ तो प्रॉफिट कम। क्रेडिटर इज अ बैलेंस शीट आइटम, छोड़ो उसको। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस, सेल की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कम होगा 500 से, एडजस्टमेंट नंबर 5। और नेक्स्ट है स्टॉक, स्टॉक इज अ बैलेंस शीट आइटम, ठीक है, कितने से 132 पॉजिटिव, 34 पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी नेट में इन सारी एडजस्टमेंट करने के बाद नेट में प्रॉफिट 134 से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां मैंने लिख लिया नेट इंक्रीज इन प्रॉफिट। अच्छा, इससे भी आसान बात बताऊं, नेट इंक्रीज डिक्रीज लिखने के बजाय लिख दो नेट इंपैक्ट, वो खुद देख लेगा इंक्रीज है डिक्रीज, ठीक है, ओके। यही तो मसला है, कोई काम करते नहीं है, बस देनी पूरा। क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क में है, जरा जल्दी से इस पे आए। क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 177,
सवाल की रिक्वायरमेंट चेक करें, बारीक बातें भूल जाएंगे। प्रिपेयर करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अदर इंफॉर्मेशन कह रहा है एनी यूजेस पीरियोडिक, मैंने कहा बता दूं पीरियोडिक मेथड यूज कर रहा है। अच्छा भाई साहब इधर देखो, बैलेंस शीट चेक करो उनकी। फॉलोइंग ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ड्राफ्ट मतलब जो अभी नॉन फाइनल है, अभी इसमें चेंजेस हो सकती हैं, ये सब्जेक्ट टू चेंज है, ये ऑडिटर ने ऑडिट कोई नहीं कर ली, पब्लिश्ड नहीं है, ये अभी हमारे हाथ में ही है, ये ड्राफ्ट है अनऑडिटेड। और 31 दिसंबर 19 नलतर की ये बैलेंस शीट गिवन है। फिक्स एसेट नेट, गलत सही, गलत सही, फिक्स एसेट नेट गलत सही, सही है, ये सही है। बैलेंस शीट के फेस पर फिक्स एसेट नेट ही आते हैं, पीपीई का बुक वैल्यू का बैलेंस डालकर ले जाते थे, कोई गलती नहीं। हाँ फिक्स एसेट में कोई गलती हो सकती है, वो सही करेंगे जो अनएडजस्टेड हो जाएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन सही है इसकी फिलहाल। नेक्स्ट करंट एसेट में स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, ड्रॉइंग्स, सही है। तो जब आप सही वाली बैलेंस शीट बनाएंगे तो ड्राइंग्स डेबिट साइड पे नहीं आएंगी, क्रेडिट साइड पे ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स इस तरफ आएगी। सही कर लेना है, ये सारी गलतियां सही करनी है आपने। नेक्स्ट कैश एंड बैंक, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ट्रेड पेबल, अदर पेबल, सस्पेंस, हमारी अकाउंटिंग के बाद तुम नहीं रहोगे, हमारी बैलेंस शीट में सस्पेंस की कोई जगह नहीं है, लेकिन ये क्रेडिटर्स में नजर आ रहा है, लायबिलिटीज में। यानी जब आप लेजर ओपन करोगे सस्पेंस का, उसको क्रेडिट साइड पे लिखोगे, फिर डेबिट क्रेडिट करके इसको जीरो कर लोगे इंशाल्लाह, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव, ये तो इनकम है, ये तो इनकम है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम में आती थी किसी जमाने में। आजकल ये परचेजेस में से नेट कर देते हैं, परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। पहले इनकम रिकॉर्ड करते थे, अभी डिस्काउंट पढ़ाना है आखिरी 2 मिनट में, ठीक है। पहले परचेजेस डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम रिकॉर्ड करते थे, अब परचेजेस को कम कर लेते हैं। तो इनकम बढ़ाओ या एक्सपेंस कम करो, बात तो एक ही होती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये सारी एडजस्टमेंट्स जो है ना बच्चों, इनमें आपको अगर कोई ज्यादा तंग करने वाली एडजस्टमेंट होगी वो शायद 4 हो। बाकी देखो पहली में यही बात अभी लिखी हमने, गुड्स आ गई हैं लेकिन परचेज डे बुक में अगले साल रिकॉर्ड हो रही है। अभी एडजस्टमेंट देखी, मैंने कहा तकरीबन हर सवाल में ऐसी एडजस्टमेंट होगी। ईयर एंड की स्टॉक शीट में थर्ड पार्टी का स्टॉक शामिल हो गया, हर सवाल में ये एडजस्टमेंट मुफ्त के नंबर मिला करेंगे आपको। गुड्स उधार पे बेची है ट्रेड डिस्काउंट पर, लेकिन ग्रॉस पर रिकॉर्ड कर लिया, गलती है, आप सही कर लोगे, ये थोड़ी एडजस्टमेंट तंग करेगी। फिर डिसऑनर्ड चेक, कोई ऐसी नई चीज नहीं है, आप ओरिजिनल वाली बात देखो, डेटर से चेक आया तो उसकी एंट्री होती है बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, डिसऑनर हो गया तो उसको उल्टा दो, कर लोगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीमियम, एक्रूअल के एडजस्टमेंट है, कर लोगे। सवाल मैंने ये भी कल करवाना है सारा, लेकिन ये आप करके आएंगे इंशाल्लाह। अपग्रेड किया है हमने, लेकिन गलती से उसको रिपेयर मेंटेनेंस बना लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है गलती से रेवेन्यू कर लिया। टोटल ऑफ डे बुक है, ये भी हो जाएगी आपकी एडजस्टमेंट, ये मैंने बताया था, अगर डे बुक्स का टोटल गलत कंट्रोल अकाउंट में जाए तो वो भी सस्पेंस को हिट करता है, कर लोगे ये एडजस्टमेंट आप। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज 17 इंटू 1.8 करोगे, 31 मिनट तकरीबन बनते हैं। पूरी ईमानदारी से इन 31 मिनटों में सोल्यूशन को खुद पे हराम रखना। मैंने सोल्यूशन में ना ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग एंट्रीज की हैं जो सवाल में रिक्वायर्ड नहीं थी, आईके को सोल्यूशन में नहीं थी, आपके लिए की हुई है, लेकिन वो 31 मिनट तक नहीं देखनी, पूरी कोशिश एक बार कर डालनी है, कोशिश करनी है सवाल पूरा हो जाए। जब पूरा हो जाए उसके बाद फिर जाकर देखिएगा, पूरी ईमानदारी से आईके का पर्चा समझ के इसको करना है, ठीक है। साकिब सर से 5 मिनट मांग के हो, अगर दे दें तो रिक्वेस्ट करनी है। आज कुछ देखो ना, किया ही नहीं, टाइम पढ़ने नहीं देते वो लोग, पढ़े ना वो तो इतना इतना काम हो, हमें सांस लेने का टाइम भी ना मिले, या गपशप जो हम लगाते हैं ना, उनके चक्कर में आपको भी स्लो होना पड़ गया। देखो पेज 479, पेज 479, एबीसी कंपनी बॉट गुड्स ऑन यकम जनवरी 20, बुआ बंद कर दो पाए, हैविंग लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख ऑन क्रेडिट, पेज 479। छोटी सी एग्जांपल है, किया हुआ है आपने काम, 2 मिनट का काम है सिर्फ, इसकी तफसील कल इंशाल्लाह दोबारा आएगी, इसका टेबल बनवा दूंगा, लेकिन एंट्रीज आपको आती हैं, जरा ये एहसास दिलाना चाह रहा हूं 2 मिनट में बस। लाख रुपए की चीज नहीं, लाख रुपए लिस्ट प्राइस थी, वो आपने उधार पे खरीदी, जब आप गए आपने कहा लाख की परचेज कर रहा हूं, ड्यू टू बल्क क्वांटिटी सप्लायर प्रोवाइडर 5%, उसने कहा 5% छोड़े, इसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहते हैं जी? ट्रेड डिस्काउंट। अब लिस्ट प्राइस कितनी है? 100, ट्रेड डिस्काउंट है 5%। भाई देखो डिस्काउंट की परसेंटेज हमेशा नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे लगती है, अगर किसी दुकान के बाहर लिखा हो 10% ऑफ, तो आप जाकर वो 10% किस पे लगाते हो? जो रिटेल प्राइस होती है, ठीक है ना। तो 100 रुपए वाली चीज में 5% डिस्काउंट था, तो 95 क्या है? ये वो अमाउंट है जो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट है, जिससे हमारी अकाउंटिंग शुरू होगी। 5 हमारी किताबों में नहीं आता, 95 से कहानी शुरू होगी। कैश पे खरीदी है चीजें तो बायर कहेगा
परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट 95 से छोड़ दे मोबाइल। और अगर अच्छा ऐसे करके हाथों को देख रहे थे, सुभान अल्लाह, अच्छा सॉरी इधर देख लेना। अगर कैश में चीजें खरीदी हैं तो एंट्री करेगा परचेजेस डेबिट कैश क्रेडिट 95, और अगर उधार पे खरीदी हैं तो परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट 95। 5 का कुछ भी नहीं, एंट्री नहीं। 5 के बाद अकाउंटिंग शुरू होती है, 5 नेट करने के बाद अकाउंटिंग शुरू होती है। तो बायर की किताबों में यकम जनवरी 20 पर उधार पे खरीदी है ना चीजें, एंट्री हो गई क्रेडिटर डेबिट परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर्स क्रेडिट। कितने से जी? 95 से। अब जाते हुए बायर को सेलर ने जाते हुए कहा अगर 20 दिन में आ गए ना तो 10% और छोड़ दूंगा। सप्लायर फर्दर एग्रीड टू प्रोवाइड अ 10% कैश डिस्काउंट, इसको सेटलमेंट डिस्काउंट भी कहते हैं, इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 20 डेज। अब एबीसी कंपनी मेड पेमेंट ऑन 15 जनवरी की सुबह सुबह बायर उठा, नमाज पढ़, घर वालों का मैं नाश्ता सेलर के पास ही करूंगा जाके, ठीक है, और घर से लेकर निकलेगा 95 रुपए। नहीं, वो 20 दिन पहले, 20 दिन से खत्म होने से पहले जा रहा है तो उसने 90 का 10% भी घर ही रख के जाना है, और वो अपने कैश की दराज से या बैंक अकाउंट में से कितने निकालेगा? 95 का 90% कितना बनता है? 85.5। ये समझ आ रही है? या 95 का 10% माइनस कर दो, और बोलो घर से 85 लेकर गया, दरवाजा खटकाया सेलर का, उसने तो सेलर बाहर निकला, कहने लगा हाँ जी, कहने लगा ये मेरा 85। मैंने कहा तुमने तो 95 देना था, आपने तो कहा था 20 दिन से पहले आ गए, तो मैं आ गया, अभी तो 15 दिन हुए हैं। अच्छा, सेलर ने कहा अच्छा चलो फिर अल्लाह दी मर्जी। आने थे 95, नाश्ता फिर कहेंगे बात ही करो, आने थे 95, आए सिर्फ, लेकिन ये आए की बात नहीं, ये बायर है, पे करने थे इसने 95, कितने में गुजारा हो गया? 85 पे करे। फायदा के नुकसान? जिसको 95 देने थे उसको 85 देकर काम हो गया, तो फायदा के नुकसान? फायदा। इस फायदे का नाम रखा करते थे पहले हम डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया। इसको अलग से रिकॉर्ड करने की बजाय परचेजेस को ही नेट कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। कितना बनता है? अभी तो आपको बताया परचेजेस एंड एक्सपेंस, तो एक्सपेंस का क्रेडिट होना यानी कम होना। ये देखो, इनकम को बढ़ाओ खुशी, एक्सपेंस को कम करो तो भी खुशी। असल में आईएफआरएस 15 ने सेल वाली साइड को बदला, तो आईकैप ने और अकाउंटेंट्स ने परचेज वाली साइड को भी खुद ही बदल लिया, ठीक है, और सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द बुक्स ऑफ सेलर भी यही एंट्री होनी है, 95 से ही कहानी शुरू होनी है, और यकम जनवरी 20 पर सेलर एंट्री करेगा डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 95 से, कहानी 95 से शुरू होगी। अब डेटर ने इसको कहा था जाते हुए 20 दिन में आ गए तो 9.5 रुपए और छोड़ दूंगा। 15 दिन बाद सवेरे सवेरे दरवाजा खटका, दरवाजा खोला तो भाई आया खड़ा, ये मिलो मेरे 85.5, तो कैश रुपए 85.5, कैश कितने रुपए आ गए? 85.5। अब डेटर ने सेलर ने ठंडा सांस भरा और कहा ठीक है भाई अल्लाह दी मर्जी। आने थे जिससे 95, ठंडा सांस उसने भरा हुआ है, आने थे जिससे 95, आए हैं सिर्फ 85.5, तो 9.5 रुपए का नुकसान हो गया। बोलो, तो ये 9.5 रुपए का नुकसान पहले इसको कहा करते थे डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, अब आईएफआरएस 15 ने इसको बदला है, तो हम फिर अब सेल्स को ही डेबिट कर देते हैं। अल्टीमेटली बात तो वही है, एक एक्सपेंस डेबिट करना यानी बढ़ाना, उसकी बजाय एक इनकम को डेबिट करके कम कर लो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो ये है जी डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। कल इसका एक टेबल बना दूंगा, एंट्रीज भी लिख लेंगे, एंट्रीज आपको बहरहाल आती हैं, ठीक है जी। तो पास पेपर 17 नलतर करके आइएगा, जो काम आज करवाया वो रिवाइज कीजिएगा। आज फिर कुछ नहीं पढ़ सके, माजरत, ठीक है, जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।